हाँ जी, हेलो एवरीवन। चलिए सर, जस्ट लेट मी नो, इज इट स्ट्रीमिंग प्रॉपर्ली? इज ऑडियो एंड वीडियो ऑल क्लियर टू यू गाइज एट योर एंड? We'll be revising Sales of Goods Act Unit 1 entirely with all question and answers covering ICI study material, revision test papers, model test papers, past examination questions and other important questions. We'll be covering everything related to Sales of Goods Act Unit 1 in this class. We will be not just revising Sales of Goods Act, we will try लर्निंग मैक्सिमम कंटेंट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेक्चर। हम एक ही लेक्चर से पूरा का पूरा कवर अप करने की कोशिश करेंगे। नॉट ओनली वी विल बी जस्ट रिवाइजिंग द थिंग्स, हम लोग सिर्फ रिवाइज नहीं करेंगे, हम लोग पूरा का पूरा लर्न करने की कोशिश करेंगे। जस्ट लेट मी नो वेदर इट इज स्ट्रीमिंग प्रॉपर्ली और नॉट। चलिए सर, हाँ सबके मैसेजेस आ गए हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट 1। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बोलता है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर्म कैसे होगा और अदर रिलेटेड बेसिक रिलेटेड कॉन्सेप्ट। सबसे पहले स्कोप ऑफ द एक्ट। ये वाला जो एक्ट है ये सिर्फ लगता है सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर। हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लगाते हैं सिर्फ उन प्रॉपर्टीज के ऊपर जो मूवेबल है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इजीली जो मूव हो सकते हैं, जैसे फैंस, ट्यूबलाइट्स, कैमरास, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, कार, machinery that are movable. This act is not applicable on immovable properties like land building, some assets which are not movable with ease, उनके ऊपर ये वाला एक्ट नहीं लगता है। अच्छा, जो प्रोविजन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के इनकंसिस्टेंट है विद द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उस पर्टिकुलर चीज में हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस फॉलो करेंगे। यानी हमारा मेन माई बाप एक्ट हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो प्रोविजंस है अगर वो इनकंसिस्टेंट है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के साथ, तो वी विल डेफिनेटली 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 फॉलो द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सारे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स कवर करता है, पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सिर्फ उन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करेगा जो कॉन्ट्रैक्ट्स डील करते हैं विद रिलेटेड टू मूवेबल प्रॉपर्टीज। इसलिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट प्रोविजन जो है वो थोड़े से श्रिंक्ड है एज कंपेयर टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वो एक्सप्रेशंस और वो टर्म जो यहां पर डिफाइंड नहीं है पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है, तो फिर हम उन लोग उनका मीनिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पिक कर लेंगे। डेफिनेशंस की बात करें तो इस एक्ट में हमें कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है। सबसे पहले डेफिनेशन है बायर और सेलर की। बायर कौन होता है और सेलर कौन होता है? बायर मतलब वो पर्सन जिसने खरीद लिया है या खरीदने का एग्रीमेंट किया है। बायर मतलब वो पर्सन जिसने सर खरीद लिया है या खरीदने का एग्रीमेंट करा है, उसको बायर बोलते हैं। और सेलर मतलब सर वो पर्सन जिसने बेच दिया है या बेचने का एग्रीमेंट करा है। तो बायर मीन्स अ पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय द गुड्स, सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल द गुड्स। गुड्स की डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार अभी हम लोग स्कैनर सॉल्व करेंगे। आज आपको दिखेगा गुड्स पे क्वेश्चन आए हुए, ट्रू एंड फॉल्स में तो बहुत ही बार पूछा हुआ है। गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स मतलब कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। एक्शनेबल क्लेम्स और मनी को छोड़ के कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी हम उसको गुड्स मानेंगे। कुछ बातें जो हमको देख के ऐसे लगे कि शायद ये गुड्स है या नहीं है, उसके ऊपर हमारे इंस्टीट्यूट ने और लॉ ने क्लैरिफिकेशन दे रखा है। गुड्स में हम लोग स्टॉक को और शेयर्स को काउंट करते हैं। गुड्स में ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और जो भी चीज क्रॉप से रिलेटेड लैंड से जुड़ी हुई है उगने के टाइम पर, ग्रो करने के टाइम पर, वो सब गुड्स होगी जिसको हमने एग्री करा है कि हम उसको सर्व करेंगे बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो गुड्स की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम रिपीटिंग अगेन, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। दूसरा, गुड्स इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर्स। Goods includes growing crops, grass and things are attached forming part of land which are agreed to be served under sale or under the contract of sale. नेक्स्ट है, गुड्स में टैंजिबल और इंटैंजिबल गुड्स दोनों आते हैं। गुड्स में टैंजिबल और इंटैंजिबल गुड्स दोनों आते हैं। एंड गुड्स इंक्लूड गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब भी गुड्स है बिकॉज दे कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर प्रोवाइडेड वी फॉलो द गिवन मैकेनिज्म एंड रूल्स। ध्यान रखने की कुछ बातें और, स्टॉक और शेयर्स भी गुड्स है। गैस, स्टीम, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी भी गुड्स है। एंड डिग्री ऑफ कोर्ट, ऑर्डर ऑफ कोर्ट इज ऑल्सो गुड्स। ये सब पॉइंट्स पर एक एक पर मैंने इन डिटेल क्लैरिफिकेशन दिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस है। स्पेशली ये चीजें ट्रू एंड फॉल्स टाइप चीजों में छोटे मार्क्स में या ट्रिकी क्वेश्चंस में टेस्ट करी जा सकती है, जो चीजें बहुत अंदर दी रहती है आईसीएस स्टडी मटेरियल में, इसलिए हाईलाइटेड फॉर यू। मूविंग फर्दर, फिक्स डिपॉजिट रिसीट्स को भी हम लोग गुड्स मानेंगे क्योंकि वो 176 सेक्शन के हिसाब से होता है। खैर उससे फर्क नहीं पड़ेगा आपको, आप बस ध्यान रखना फिक्स डिपॉजिट रिसीट्स को भी गुड्स मानने वाले हैं। एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं सर और ये गुड्स क्यों नहीं होते हैं?
तो एक्शनेबल क्लेम्स वो क्लेम्स होते हैं विच कैन बी इन्फोर्स ओनली बाय एक्शन और सूट। एग्जांपल डेट, डेट इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी और अ गुड, डेट एक मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, डेट इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होता है, इसलिए एक्शनेबल क्लेम्स भी क्या होते हैं, गुड्स नहीं होते हैं। एक्शनेबल क्लेम्स यानी किसी ऊपर अगर आपको क्लेम करना है तो कोई एक्शन लेना पड़ेगी, एक्शन लेना यानी आप उस पर केस फाइल करो या कोई भी टाइप की लीगल एक्शन लो, उसको हम लोग एक्शनेबल क्लेम्स बोलते हैं, दैट आर नॉट गुड्स। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। मूविंग फर्दर विद क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स को तीन टाइप में क्लासिफाई करा गया हुआ है, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कंटिंजेंट गुड। एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कंटिंजेंट। एग्जिस्टिंग गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एग्जिस्टेंस में रहते हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते टाइम जो गुड्स एग्जिस्टिंग में रहते हैं उन गुड्स को हम लोग एग्जिस्टेंस गुड्स बोलते हैं। जब आपने और मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ये गुड्स ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थे, इनको बनाना नहीं पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं बन के रेडी है, ऐसे गुड्स को हम एग्जिस्टिंग गुड्स बोलते हैं। मैं एक कार के शोरूम पे गया, मैंने एक कार परचेज करनी थी, मैंने एक उसको उसके साथ एक एग्रीमेंट करा, उसने बोला सर गाड़ी गोडाउन में खड़ी, आपको कल डिलीवर कर दी जाएगी। ये गुड एक एग्जिस्टिंग गुड है क्योंकि ये गुड एग्जिस्टेंस में था एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी चाहे आपने इसको ओन कर रखा हो, चाहे आपके पोजीशन में हो, चाहे सेलर ने एक्वायर कर रखा हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते टाइम ये गुड्स होना जरूरी है। अगर ये गुड्स एग्जिस्टेंस में है तो वो गुड एग्जिस्टिंग गुड होगा। तो एग्जिस्टिंग गुड्स आर सच गुड्स व्हिच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दैट इज इट इज ओन, possessed और एक्वायर्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। नेक्स्ट है, देखो क्लासिफिकेशन में तीन टाइप के गुड्स, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटिंजेंट। एग्जिस्टिंग में फिर तीन टाइप के गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स तीन टाइप के होते हैं, स्पेसिफिक, असर्टेन, अनअसर्टेन। एग्जिस्टिंग मतलब गुड रेडी तो है, गुड एग्जिस्टेंस में तो है। अब इसमें तीन कंडीशन। सबसे पहला स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स मतलब वो गुड्स जिसको कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम आपके नाम पर आपके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अलग कर दिया, साइड कर दिया, आपके लिए गुड रिजर्व कर लिया एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जैसे ही मैं आपके शोरूम पे आया कार परचेज करने, वहां पर कार खड़ी थी 10 कार, आपने बोला खरी आप चूज कर लीजिए कौन सी चूज करना है। मैंने एक ब्लैक कलर की गाड़ी चूज कर ली। जैसे ही मैंने ब्लैक कलर की कार चूज करी, राइट उस मोमेंट पर कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ही गुड मेरे लिए अलग हो गया, ऐसे गुड को हम लोग स्पेसिफिक गुड बोलेंगे। स्पेसिफिक गुड्स मीन्स दोज गुड्स विच आर आइडेंटिफाई, जिनको आपने आइडेंटिफाई और एग्री कर लिया है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते टाइम ही आपके लिए आइडेंटिफाई एग्री होके अलग हो गए, ऐसे गुड्स को हम लोग स्पेसिफिक गुड्स बोलेंगे। असर्टेन गुड्स की बात करें तो असर्टेन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आपने अलग तो करे हैं पर एग्रीमेंट करने के बाद। आपने अमेज़न पर ऑनलाइन रात में 2 बजे ऑर्डर करा, 2 बजे एक फोन ऑर्डर करा, अमेज़न का सुबह ऑफिस खुला, जब आपका और अमेज़न का एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ था रात में 2 बजे, जब ये गुड्स आपके लिए अलग नहीं हुए थे, पर उन्होंने चेक करा, आपने ऑर्डर करा था आईफोन 14 प्रो मैक्स ब्लैक कलर, मिडनाइट ब्लैक कलर, अब वो गुड उन्होंने सुबह आपके लिए अलग करा अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यानी आपने उसको बोला था मुझे ब्लैक कलर चाहिए, आईफोन 14 प्रो मैक्स चाहिए, 256 जीबी में फोन चाहिए था आपको, उन्होंने वो फोन आपके लिए अलग कर दिया अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बट आफ्टर मेकिंग एन एग्रीमेंट टू सेल। ऐसे गुड्स को हम लोग असर्टेन गुड्स बोलते हैं। तो असर्टेन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम आइडेंटिफाई करते हैं विद द एग्रीमेंट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना लिया रात में 2 बजे, उसके बाद हमने इन गुड्स को आइडेंटिफाई करके आपके लिए अलग रखा। हाउएवर असर्टेन गुड्स कहीं डिफाइंड नहीं है, इसको तो सालों साल जुडिशियली इंटरप्रिटेट करा गया है कोर्ट के केस लॉस के हिसाब से। और प्रिसाइज और सिंपल डेफिनेशन, जब कोई लॉट में से या लार्ज क्वांटिटी ऑफ अनसर्टेन गुड्स में से कुछ क्वांटिटी हम आपके लिए आइडेंटिफाई करके अलग कर देते हैं, उन गुड्स को हम लोग असर्टेन गुड्स बोलते हैं। एक्चुअल प्रैक्टिस में असर्टेन गुड्स यूज्ड इन द सेम सेंस एज स्पेसिफिक गुड्स होते हैं, वही होते हैं एक्चुअल प्रैक्टिस में तो, पर एक लेमैन वैसे समझता है, पर हम तो सर लॉ पढ़ रहे, वी आर नाउ फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हम लोग लॉ पढ़ रहे तो सर हमको एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो असर्टेन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आपके लिए अलग करे गए हैं आफ्टर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एंड द लास्ट वन इज अनअसर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बंच पड़ा है, जो आपके लिए मेरे लिए अलग नहीं करा है, ना अभी तक आइडेंटिफाई करा है, ना अभी तक एग्री अपॉन करा है, ऐसे गुड्स को हम लोग अनअसर्टेन गुड्स बोलेंगे। Uncertain goods are those goods which are not specifically identified or uncertain at the time of making the contract. Contract करते टाइम हमने ये गुड्स अगर अलग नहीं करे हैं तो वैसे गुड्स को हम लोग अनसर्टेन गुड्स बोलते हैं। यानी Amazon पे अभी iPhone 14 Pro Max 5000 फोन्स पड़े, ये सारे के सारे अनसर्टेन है। मैंने ऑर्डर करा, मेरे लिए उसमें से 2 फोन अलग कर दिए, ये असर्टेन हो गया।
ठीक है। मैंने अमेजोन से कॉन्ट्रैक्ट करा, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ही उन्होंने मेरे को फोन का IMEI नंबर दे दिया सर, जैसे पेमेंट हुई मेरे मोबाइल नंबर पर एक IMEI नंबर हो गया, ये हो गया स्पेसिफिक गुड। कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ही मेरे लिए आइडेंटिफाई या एग्री हो गए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में थे एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कंटिंजेंट। एग्जिस्टिंग में 3 थे, स्पेसिफिक, असर्टेन, अनअसर्टेन। अब हमको क्या डिस्कस करना है, अब हमको डिस्कस करना है फ्यूचर गुड्स, यानी एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कंटिंजेंट था, एग्जिस्टिंग पूरा खत्म हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन गुड्स को हम या तो मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करेंगे या हम एक्वायर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद। आपको कोई गुड खरीदना था, आपने मुझे बोला कि सर मुझे एक पेंटिंग बनवानी है, और पेंटिंग किसकी बनवानी है, आप मुन्ना भाई के फैन थे, मुन्ना भाई MBBS वाले के फैन थे। आपने क्या बोला, मुझे संजय दत्त साहब की पेंटिंग बनवानी है। मैंने बोला अभी तो रेडी नहीं, बना के देना पड़ेगा। ये गुड्स कौन से हो गए, फ्यूचर गुड्स। ऐसे गुड्स जो मैं मैन्युफैक्चर करूंगा या ऐसे गुड्स जो मैं आपके लिए एक्वायर करूंगा। आप मेरे पास आया, आपने बोला सर मुझे एक बेबी पिंक कलर की मर्सिडीज खरीदना है। मैंने बोला आती नहीं है। आपने कहा सर कोशिश तो करो मिलेगी। मैंने बोला ठीक है। आपने, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद मैं मार्केट में सर्च करना चालू कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू एक्वायर। मेरे पास अभी गुड्स रेडी नहीं है, रेडी होते तो एग्जिस्टिंग गुड्स हो जाता। गुड्स रेडी नहीं है तभी तो वो फ्यूचर गुड्स हो रहे हैं। यानी फ्यूचर गुड्स बोले तो सर वो गुड्स जिसको हम मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करेंगे या सेलर एक्वायर करेगा आफ्टर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ फ्यूचर गुड इज ऑलवेज एन एग्रीमेंट टू सेल। जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल होता है, क्योंकि सर अभी तो गुड्स है नहीं, होंगे तब बेचेंगे, तो दैट्स एन एग्रीमेंट टू सेल। ये कभी भी एक्चुअल सेल नहीं होता है, क्योंकि आपके पास जो नहीं है आप किसी को ट्रांसफर कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो ये हमेशा एक एग्रीमेंट टू सेल होता है। मैंने आपके साथ एक एग्रीमेंट करा है, मैं करूंगा। जैसे गाड़ी बुक करने जाते हो आप, तो जब आप गाड़ी बुक करने जाते हो तो आप एक एग्रीमेंट बनाते हो उसके साथ, और आप 10-15 हजार रुपए या 50,000 रुपए देके गाड़ी बुक कर लेते हो। 4 महीने बाद जब गाड़ी आएगी, जब आप उसको पटा हुआ पेमेंट करते हो, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग, दिस इज एन एग्रीमेंट टू सेल। कि सर हम एग्रीमेंट टू सेल करेंगे कोई फ्यूचर गुड्स, क्योंकि वो गुड्स तो अभी हमारे पास भी रेडी नहीं है। एंड द नेक्स्ट इज कंटिंजेंट गुड। कंटिंजेंट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो मैं एक्वायर करूंगा या नहीं, ये डिपेंड करेगा किसी अनसर्टन इवेंट के ऊपर। ऐसा इवेंट जो आपके और मेरे हाथ में नहीं है, वो इवेंट के ऊपर डिपेंड करेगा ये गुड्स मैं आपसे एक्वायर करूंगा या नहीं। ऐसे गुड्स को मैं कंटिंजेंट गुड्स बोलता हूं। मैंने बोला अगर विराट कोहली की 100th सेंचुरी होती है, अगर वो 100वीं शतक लगाएगा और 100th सेंचुरी लगाएगा, तो उसका बैट मुझे खरीदना है। आप एक एजेंट हो, मैंने आपके साथ एक डील करा है, ये गुड एक कंटिंजेंट गुड है। क्यों? क्योंकि उसके बैट से 100वीं शतक लगे या नहीं लगे, ये एक कंटिंजेंसी है। अगर 100वीं शतक लगेगी तो उस बैट की वैल्यू 5 करोड़ होगी, नहीं लगेगी तो उस बैट की वैल्यू नहीं होगी। ऐसे गुड जो मैं एक्वायर करूंगा वो डिपेंड करेगा किसी कंटिंजेंसी के ऊपर, किसी अनसर्टन इवेंट के ऊपर। ऐसे गुड को कंटिंजेंट गुड बोलते हैं। मैंने आपको बोला अगर विंटर्स में रेन हो जाए तो जो पहली बारिश का पानी होगा मुझे वो चाहिए। सर्दियों में अगर पानी बरस जाए, अगर सर्दियों में अगर रेन हो जाए, इफ इट रेन्स इनटू विंटर सीजन, आई वांट टू स्टोर द फर्स्ट रेन वाटर। इट इज रियली हेल्दी ऐसे भी। आई वांट टू स्टोर दैट फर्स्ट रेन वाटर। मैंने आपके साथ एक एग्रीमेंट करा। आप बोलोगे सर ये गुड्स एक्वायर करेंगे या नहीं करेंगे, डिपेंड करेगा किसी अनसर्टन इवेंट पर, विच इज रेन। बारिश होगी तो वो गुड्स होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कंटिंजेंट गुड भी एक एग्रीमेंट टू सेल है, ना कि सेल। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एक एग्रीमेंट बना रहे हैं, क्योंकि पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी तो बायर की कंसर्न ही नहीं है सर। अभी तो गुड रेडी होगा तब हम बात करेंगे आपको देने की, ठीक है। इन अदर गुड लाइक फ्यूचर गुड्स आल्सो, कंटिंजेंट गुड्स आल्सो, द प्रॉपर्टी डज नॉट पासेस टू बायर एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कंटिंजेंट गुड में और फ्यूचर गुड में प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्रीमेंट टू सेल होता है। नेक्स्ट है डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब होता है वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अगर आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को वॉलेंटरी ट्रांसफर कर रहे हो पोजीशन, इफ यू वॉलेंटरी ट्रांसफर द पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ऐसे गुड्स को हम लोग ऐसे को हम लोग डिलीवरी बोलते हैं। वॉलेंटरी ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर अगर मैं पोजीशन ट्रांसफर कर रहा हूं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, उसको हम लोग डिलीवरी बोलते हैं। मेरे यहाँ से गुड्स आपके यहाँ पर डिलीवर हो गए, यानी मेरे पोजीशन से गुड्स आपके पोजीशन में चले गए। डिलीवरी का मतलब दूसरा भी होता है सर, डूइंग एनीथिंग। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपने गुड्स बायर के पोजीशन में डाल दिए, या एनी पर्सन ऑथोराइज्ड टू होल्ड देम ऑन बिहाफ ऑफ बायर। आपने मुझे बोला था सर कि काम करना, सर आप जो मुझे कार डिलीवर करने वाले हो ना, आप मुझे मत डिलीवर करना, मेरे जगह मेरे गर्लफ्रेंड को डिलीवर कर देना। मैंने गुड्स उनको डिलीवर कर दिए। क्या मेरी तरफ से डिलीवरी हो गई? क्या यस, आई एम टू हैव डिलीवर्ड द गुड्स टू समवन हु इज ऑथोराइज्ड टू होल्ड ऑन बिहाफ ऑफ बायर। जो बायर के बिहाफ पर ऑथोराइज्ड टू होल्ड है, ऐसे को मैंने ट्रांसफर कर दिया। ऐसे को मैं क्या बोलूंगा, इस चीज को मैं डिलीवरी बोलूंगा। या तो मैं बायर को डिलीवर कर दूं, या बायर के बिहाफ पर किसी को भी कर दूं, या मैं किसी भी तरीके से गुड्स सामने वाले के पोजीशन में ला दूं, चाहे वो बायर हो या ऑथोराइज्ड टू होल्ड ऑन बिहाफ ऑफ बायर हो। 3 टाइप की डिलीवरी होती है, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबलिक।
एक्चुअल डिलीवरी बहुत सिंपल सोबर डिलीवरी होती है, जिसमें गुड्स फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। जब हम फिर गुड्स को फिजिकली डिलीवर कर देते हैं बायर को, actual delivery takes place when the seller transfers the physical possession of goods to buyer or to third person to hold goods on behalf of buyer. Actual delivery मतलब सर सिंपल सी बात है, गुड्स फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना, या आपने एक्चुअल डिलीवरी कर दी, और सबसे कॉमन मेथड ऑफ डिलीवरी होती है। एक्चुअल डिलीवरी के बाद आते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव डिलीवरी। कॉन्स्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब सपोज मैंने आपको 100 केजी लीची बेची, ठीक है, 100 केजी की लीची फ्रूट जो होता है वो मैंने आपको बेचा। वो लीची फ्रूट ऑलरेडी मैंने भी किसी गोडाउन में किसी वेयर हाउस पे रखा हुआ था, मैंने आपको बेचा। मैंने बोला आप कहाँ रखोगे, आप बोलोगे सर हम भी एक वेयर हाउस में रखेंगे। तो मैंने बोला एक काम करो ना, उन गुड्स को उस वेयर हाउस पे रख लेते हैं, आप और मैं एग्रीमेंट कर लेते हैं, मैं आपको लीची की ओनरशिप ट्रांसफर कर देता हूँ। पर एक्चुअल डिलीवरी किसके पास है, वेयर हाउस कीपर के पास है, उसी के पास रहने दो। आपने बोला सर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सर ऐसी डिलीवरी जिसमें हम कस्टडी या एक्चुअल पोजीशन चीज का जो है वो चेंज नहीं करते हैं, और मैं आपको एक डिलीवरी कर देता हूँ अटॉर्नमेंट की। अटॉर्नमेंट मतलब एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट मतलब मैंने एक प्रूफ दे दिया कि ओनरशिप अब मुझसे आपको ट्रांसफर हो गई है। हाउएवर वो गुड्स अभी भी कहां रखे हुए हैं, वो गुड्स अभी भी उसी के पास रखे हुए जिसके पास पहले था। ऐसी डिलीवरी को हम कॉन्स्ट्रक्टिव डिलीवरी बोलते हैं, कि कॉन्स्ट्रक्टिवली तो आप ओनर बन गए पर अभी भी गुड्स उनके पास ही रखे हैं जिनके पास गुड्स पहले रखे थे। Constructive delivery takes place when a person in possession of the goods, suppose शर्मा जी के पास हमारे गुड्स पड़े, belonging to seller, सेलर हो गया मैं, अगर मेरे गुड्स शर्मा जी के पास पड़े, उसने एक्नॉलेज कर दिया है बायर को, बायर हो आप। लैंग्वेज का खेल समझना। Constructive delivery takes place when the person in possession of the goods, जिसके पास गुड्स है, उसने एक्नॉलेज कर दिया है बायर को कि सर मैं अब गुड आपके बिहाफ पर होल्ड करता हूं। तो ऐसी डिलीवरी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी डिलीवरी को हम लोग कॉन्स्ट्रक्टिव डिलीवरी बोलते हैं। मूविंग फर्दर, सिंबलिक डिलीवरी। मैंने आपको डिलीवरी नहीं दी है, मैंने आपको एक सिंबल डिलीवर कर दिया है। सिंबल डिलीवर कर दिया है मतलब मैंने आपको एक प्रूफ दे दिया है जिससे आपको डिलीवरी मिल जाएगी, या जिससे आप ऑथोराइज हो उस गुड को होल्ड करने के लिए। व्हेन देयर इज अ डिलीवरी ऑफ अ थिंग इन टोकन ऑफ ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स, ऐसी डिलीवरी को मैं सिंबलिक डिलीवरी बोलता हूं। मैंने एक मूवी की टिकट परचेज करी, मूवी जाने के टाइम मैं किसी रीजन से मूवी नहीं जा पाया, मैंने टिकट आपको दे दी कि आप मूवी देख सकते हो। यस, मूवी पे किसी का नाम प्रिंट होता है क्या, नहीं, एक सिंबल दे दिया मैंने आपको जिससे आप रिप्रेजेंट करोगे कि आई एम ऑथोराइज्ड टू डू सर्टेन थिंग्स। ऐसी डिलीवरीज को मैं सिंबलिक डिलीवरी बोलता हूँ। मतलब जब हम गुड्स किसी ट्रांजिट में रखते हैं या इधर से उधर बेचते हैं, मे बी मेड बाय हैंडिंग ओवर द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स लाइक बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे रिसीट, डिलीवरी ऑर्डर, की ऑफ वेयर हाउस कंटेनिंग द गुड्स, ये अगर हम बायर को दे दें दैट सिंपल मींस कि मैंने आपको गुड्स डिलीवर कर दिए। बिल ऑफ लेडिंग शिप पे लगता है, मैंने शिप से अगर कुछ भेजे आपको, मैं आपको बिल ऑफ लेडिंग दे दूंगा, मतलब मैंने डिलीवर कर दिया आपको। सिंबलिक, आप जाके गुड्स कलेक्ट कर लेना। मुंबई टू बैंगलोर गुड्स जा रहे थे, मुंबई से जैसे गुड्स लोड हुए, बिल ऑफ लेडिंग मिला, मैंने आपको मेल कर दिया, आपने प्रिंट करा और आप ले गए उसके पास और आपने गुड्स की डिलीवरी ले ली। सिंबलिक डिलीवरी। रेलवे रिसीट्स, मैंने गुड्स रेलवे पे रिसीट किए थे। डिलीवरी ऑर्डर कुरियर से हुआ है। की ऑफ वेयर हाउस, मेरे पास जिस वेयर हाउस में गुड्स पड़े थे उसकी चाबी मैंने आपको दे दी, आप ले लेना वहां से गुड्स, मतलब मैंने आपको सिंबलिक डिलीवरी कर दी। तो तीन टाइप की डिलीवरी होती है, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबलिक। जब एक्चुअल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो, देन देयर मे बी डिलीवरी ऑफ मींस ऑफ गेटिंग द पोजीशन ऑफ द गुड। तो हम तरीके निकालते हैं कि हम गुड्स की डिलीवरी कैसे ले सकते हैं, उसको हम लोग सिंबलिक डिलीवरी बोलते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, गुड्स कब डिलीवरेबल स्टेट में आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कि गुड्स कब डिलीवरेबल स्टेट में आते हैं। गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में तब आते हैं जब ऐसी कंडीशन हो कि बायर उसको देख के मना नहीं कर सकता है कि ये गुड्स मैं नहीं लूंगा, तब गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में मानते हैं। आपका और मेरा एग्रीमेंट हुआ था, मुझे आपको 1000 केजी शुगर भेजनी थी 5-5 किलो के पैक में। मुझे आपको 5-5 किलो के पैक में 1000 किलो शुगर बेचनी थी, तो 5 केजी का एक पैक इंटू 200 पैक्स। अगर मैंने 5-5 केजी के पैक रेडी करें तो क्या आप मना कर सकते हो, नहीं। तो गुड्स क्या हुआ, डिलीवरेबल स्टेट में। यहीं आपने 5-5 किलो के पैक माने थे और मैंने नहीं सुना और मैंने 1-1 किलो के 1000 पैक्स पैक करके रख दिए। अब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, जबकि डिलीवरी तो 1 किलो की भी हो सकती है। पर नहीं सर, आपके मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी थी कि बायर देख के मना नहीं कर सके, तो इस केस में बायर भी देख के मना नहीं कर पाएगा। तो गुड्स आर सेड टू बी डिलीवरेबल स्टेट व्हेन दे आर इन सच अ कंडीशन दैट बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक द डिलीवरी ऑफ द देम। डिलीवरी लेने के लिए बायर नहीं मना कर सकता है, मतलब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है। चलिए सर, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स क्या होते हैं सर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स होते हैं। यू डोंट नीड टू जस्ट मक अप, जस्ट हैव अ रीड ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सबसे पहला बिल ऑफ लेडिंग, स्टॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर का सर्टिफिकेट जहां पे आपने रखा है, वार फिंगर का सर्टिफिकेट कस्टम्स में रखा है, तो
रेलवे रिसीट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे आप इधर से उधर तक गुड्स ट्रांसफर करते हो, वारंटी ऑर्डर ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, या अगर कोई वारंटी ऑर्डर दिया आपने, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में प्रूफ देता है पोजीशन ऑफ गुड्स का, बस ये ध्यान रख लेना। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपको प्रूफ देता है कि आपके पास गुड्स का पोजीशन है, ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स को मैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स बोलूंगा। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको प्रूफ देता है कि आपके पास पोजीशन है, फॉर ऑथराइजिंग टू परपोर्टिंग टू ऑथराइज आइदर बाय एंडोर्समेंट और डिलीवरी द पोजेसर ऑफ डॉक्यूमेंट टू ट्रांसफर रिसीव द गुड्स रिप्रेजेंटेड, और अगर उस प्रूफ से आप कुछ गुड्स ले सकते हो तो माना जाएगा आपके पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है। बस ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि ध्यान से पढ़ो, ये जो ऊपर की लिस्ट है ये सिर्फ इलस्ट्रेटिव है, हमने सोच सोच के लिख दिया है, एग्जॉस्टिव नहीं है कि इसमें सारी चीजें कवर हो। तो कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर ऊपर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सिर्फ कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखनी है आपको, प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स, तो ही माना जाएगा कि आपके पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है। अब बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है? बिल ऑफ लेडिंग हमको शिप के केस में मिलता है। बिल ऑफ लेडिंग इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ठीक है। मैट रिसीट क्या होती है? मैट रिसीट एक डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट करता है कि मैंने गुड्स रिसीव कर लिया। आप कहीं पर गुड्स रिसीव करते हो तो आपको एक मैट रिसीट बना के दे देता है कि गुड्स मैंने रिसीव कर लिया, उसका ये प्रूफ है कि गुड्स मेरे पास आ चुके हैं। मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का मतलब है सर, सिंपल सी बात है, कोई डॉक्यूमेंट अमाउंट्स डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ओनली वेयर इट शोज अ अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। कोई अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है सर, कोई कंडीशन नहीं, आप ये दिखाओ और गुड्स लेके चले जाओ, कोई अगर अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, ऐसे केसेस में हम उनको डॉक्यूमेंट बोलेंगे। जब अनकंडीशनल होगी अंडरटेकिंग, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, प्रूफ दिखाओ और गुड्स लेके चले जाओ, हम उसको अनकंडीशनल अंडरटेकिंग बोलेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल वर्सेस डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। शेयर सर्टिफिकेट समझते हो? आप शेयर्स लेते हो तो कंपनी आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देती है। अब तो खैर डीमैट हो गया है, बट पहले के टाइम पर शेयर सर्टिफिकेट इशू हो जाते थे। अगर आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू हो गया, दैट सिंपली मींस कि ये प्रूफ बताता है कि आपके पास शेयर्स है, पर उस शेयर सर्टिफिकेट के बेस पर आप शेयर्स बेच नहीं सकते हो। तो शेयर सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो टाइटल को शो करता है सिर्फ कि आप ओनर हो, बट ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं है। आपके पास कार है, आपके पास उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड है, आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है कि हाँ मैं कार का ओनर हूं। चलिए, सो सॉरी, ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस देयर वाज सम प्रॉब्लम। हाँ जी, तो शेयर सर्टिफिकेट अगर आपको मिला है तो वो सिर्फ ये शो करता है कि आप टाइटल होल्डर हो, ना कि आप उस शेयर सर्टिफिकेट के दम पे गुड्स को बेच सकते हो। वैसे ही आपका कार का जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है, टू व्हीलर का रजिस्ट्रेशन कार्ड है, शो करता है कि आप ओनर हो, आप उसके बेस पर गुड्स को सेल नहीं कर सकते हो। आपको सेल करने के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स होंगे जिस पे सिग्नेचर करना पड़ेंगे, कुछ और डॉक्यूमेंट साथ में लगाना पड़ेंगे, तब जाके आपके टू व्हीलर या फोर व्हीलर सेल होते हैं। तो ये सब होते हैं डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब वो जो चीज शो कर रही है कि आप इसके ओनर हो, बस उसके बेस पर आप गुड्स बेच सकते हो। जैसे आप इजीली वो किसी को दे दो तो वो गुड्स आपके हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल का बिल इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। देखो, आपसे मोबाइल खरीदना है, कोई एग्रीमेंट नहीं करना है, वो बिल लूंगा, फोन लूंगा, पैसे दूंगा, मोबाइल मेरा हो गया, दैट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। चलिए, प्लीज लेट मी नो एनीवन इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स टिल हियर, देन लेट्स मूव फर्दर। प्लीज लेट मी नो एनीवन इफ यू आर हैविंग डाउट टिल हियर। फटाफट 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 सब लोग लाइव चैट में जल्दी से डाउट पूछ लो, और कुछ नहीं भी हो तो बता दो, और ये भी बता दो कि सब याद हो रहा है या नहीं, सो दैट अकॉर्डिंगली वी शुड मूव फर्दर। चलिए सर, नो डाउट सर, नो डाउट्स, नो डाउट्स, ओके, दैट्स ग्रेट। चलो बढ़ते हैं सर आगे। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट मतलब एक आपका नॉर्मल एजेंट।
जो एक आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसको अथॉरिटी है गुड्स बेचने की या फिर गुड्स कंसाइन करने की, आपने उसको ये सब अथॉरिटी दे रखी है गुड्स को बेचने की, गुड्स को खरीदने की या गुड्स को गिरवे रख के उससे लेने की, इन ऑल दैट पर्टिकुलर केस ही इज अ मर्केंटाइल एजेंट। तो मर्केंटाइल एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है जो ऑर्डिनरी यानी कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसको अथॉरिटी है टू सेल द गुड्स और टू बाय द गुड्स और फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग बाइंग और टू रेज मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, इस गुड्स को कहीं रख के पैसे उधार मांगने की, ऐसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे एजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मर्केंटाइल एजेंट बोलते हैं। नेक्स्ट छोटी सी एकदम छुट्टू सी डेफिनेशन विच इज अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप या जनरल प्रॉपर्टी। अगर आप किसी गुड्स के ओनर हो दैट मींस आपके पास उसकी जनरल प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मींस और जनरल प्रॉपर्टी मींस अ पर्सन हु हैज ऑल ओनरशिप राइट ऑफ द गुड्स। आपके पास एक कार है ब्लैक कलर की, आपकी इच्छा हो गई उसको येलो कराने की करा सकते हो, यस। आपकी इच्छा हो गई पिंक कराने की पिंक करा सकते हो, यस। आपकी इच्छा टायर चेंज करने की टायर चेंज कर सकते हो, यस। यू कुड डू एनीथिंग बिकॉज यू होल्ड द ओनरशिप राइट ऑफ दैट गुड्स। क्लियर है? हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में या तो ओनरशिप गुड्स की ट्रांसफर होनी चाहिए सेलर टू बायर तक, या फिर एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि हम ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एग्रीमेंट टू सेल। ठीक। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी का मतलब होता है जनरल प्रॉपर्टी, रिपीट चीजें सारी, एंड नॉट मियरली द स्पेशल प्रॉपर्टी, एक्सक्यूज मी। प्रॉपर्टी का मतलब होता है जनरल प्रॉपर्टी एंड नॉट मियरली द स्पेशल प्रॉपर्टी। तो सर जनरल प्रॉपर्टी और स्पेशल प्रॉपर्टी का डिफरेंस समझ लेते हैं। जनरल प्रॉपर्टी मतलब जिस चीज के आप ओनर हो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको जनरल प्रॉपर्टी बोलेंगे। पर फॉर टाइम बिंग किसी को स्पेशल प्रॉपर्टी आपने स्पेशल ओनरशिप दे रखी है, हम उसको क्या बोलेंगे, हम लोग उसको स्पेशल प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो जनरल प्रॉपर्टी मतलब आप जिसके ओनर हो, स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब आप एक कार के ओनर थे पर आपने कार पर अभी लोन ले रखा है, तो स्पेशल प्रॉपर्टी बैंक के पास है, जब तक आपका बैंक लोन चल रहा है बैंक उस पर स्पेशल प्रॉपर्टी रखेगी। और जनरल प्रॉपर्टी मतलब एक नॉर्मल प्रॉपर्टी की जो होल्डर होता है उसको हम लोग जनरल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो बस इन क्वाइट पॉसिबल दैट जनरल प्रॉपर्टी इज अ थिंग मे बी विद वन पर्सन दैट इज यू, इन द स्पेशल प्रॉपर्टी इन द सेम विद द अनदर दैट इज अ बैंक। When the asset is placed तो जनरल प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर हो जाती है स्पेशल प्रॉपर्टी में और स्टिल गुड्स आपके पास ही होते हैं। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। किसको हम लोग इंसॉल्वेंट बोलेंगे? इंसॉल्वेंट हम उस बंदे को बोलेंगे हु हैज सीज्ड टू पे हिज डेट्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो नॉर्मल कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जिसने अपने डेट्स का पेमेंट करना बंद कर दिया है उसको हम लोग इंसॉल्वेंट बोलेंगे। या वो अपने डेट्स पे ही नहीं कर सकता है जब भी अब वो कोई डेट्स ड्यू होंगे, चाहे उसने एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी कमिट किया हो या नहीं, उसने चाहे कोर्ट में अप्लाई करा हो या नहीं करा हो, हम स्टिल उसको इंसॉल्वेंट बोलेंगे। चाहे उसने कोर्ट में अप्लाई करा है टू डिक्लेयर हिमसेल्फ इन इंसॉल्वेंट और नॉट, इट इज इररेलेवेंट, वी विल स्टिल कॉल हिम एज इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट इज प्राइस। प्राइस का मतलब होता है जो भी आप मनी कंसिडरेशन देते हो किसी गुड्स के लिए वो प्राइस होती है। जैसे मैंने आपसे गाड़ी खरीदी 10 लाख रुपए देना है, 10 लाख इज द प्राइस, इट इज द वैल्यू ऑफ द गुड्स एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। ये एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। कई बार इस छोटी सी लाइन पर क्वेश्चन आए हैं कि सबसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स करने के लिए कि उसमें प्राइस का होना जरूरी है। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे, देखना है क्वेश्चन आया था बार्टर के ऊपर, तो बताओ सेल ऑफ गुड्स है कि नहीं है, तो आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू ही उसका आंसर करना है। नेक्स्ट है क्वालिटी। कोई गुड क्वालिटी का है नहीं है, डिपेंड करता है उसकी स्टेट पर और उसकी कंडीशन पर। उसकी स्टेट पर और उसकी कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि किसी गुड्स में क्वालिटी है या नहीं है। मूविंग फर्दर विद नेक्स्ट है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। ये सब छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं। सेल क्या होता है और एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। खैर अब चैप्टर अपने लोअर नोट पे जाएगा, यहाँ के बाद चैप्टर थोड़ा 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 आसान नोट पे चले जाएगा। ऐसे स्टार्टिंग से आसान था बट कंपैरेटिवली छोटे 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 से टॉपिक्स हमको कवर अप करने हैं और कुछ डिफरेंस बिटवीन है वो कवर अप करने हैं। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द सेलर ट्रांसफर्स और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक ऐसा होता है जहां पर या तो सेलर ने अभी ट्रांसफर कर दिए या एग्री करा है ट्रांसफर करने के लिए, दोनों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है। यानी सेल और एग्रीमेंट टू सेल दोनों क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशनल भी हो सकता है। एब्सोल्यूट है तो कोई लोड नहीं, कंडीशन है तो कोई कंडीशन होगी। आपने एक ज्वेलरी बुक करी, आप 5 लाख रुपए डिपॉजिट करके चले गए, ज्वेलरी की वैल्यू 15 लाख है, आपको 10 लाख रुपए देना बचे हैं। मैंने बोला 10 लाख रुपए के साथ मुझे एक पैन कार्ड लगेगा,
परमानेंट अकाउंट नंबर का कार्ड, आपका पैन नंबर लगेगा। ये रूल होता है, मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, तो प्रैक्टिकल रूल है। 2 लाख रुपए के ऊपर की आप अगर ज्वेलरी खरीदते हो तो पैन कार्ड देना जरूरी होता है। आपने बोला सर वो तो नहीं है, उसने कहा बनवा लो, उसके बाद ही बिल बनेगा, हम जब तक आपके लिए ज्वेलरी रेडी करते हैं। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, कंडीशनल है, कंडीशन लगा रखी है, वो कंडीशन फुलफिल कर दो, हम आपको गुड्स दे देंगे। सेल और एग्रीमेंट टू सेल में फर्क, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर, प्रॉपर्टी अभी सेलर से बायर के पास जा रही है, उसको हम सेल बोलते हैं। जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विल टेक्स प्लेस एट सम फ्यूचर टाइम, किसी और समय आगे हम ओनरशिप ट्रांसफर करने वाले हैं, या फिर कोई कंडीशन फुलफिल होने के बाद ट्रांसफर करने वाले हैं, ऐसे दोनों केसेस को हम लोग एग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं। सेल अभी के अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी फ्रॉम सेलर टू बायर, एग्रीमेंट टू सेल आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी किसी फ्यूचर टाइम पर, या सब्जेक्टेड टू फुलफिलमेंट ऑफ सच कंडीशन, कोई कंडीशन फुलफिल करने के बाद या किसी फ्यूचर टाइम पर जब आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, ऐसे केसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे केसेस को हम लोग एग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं। एग्रीमेंट टू सेल यानी एक एग्रीमेंट फ्यूचर में ओनरशिप ट्रांसफर करने का। सेल कब बन जाएगा, जब वो कंडीशन जो लगाई थी वो कंडीशन फुलफिल हो गई। मैंने बोला था पैन कार्ड लेके आ जाना तब हम आपको ज्वेलरी देंगे, तो जो भी कंडीशन लगाई थी वो फुलफिल हो गई, मैं पैन कार्ड लेके आ गया, आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, सेल हो गया। या फिर टाइम लैप्सेस, मैंने बोला 4 महीने बाद ओनरशिप आपके पास ट्रांसफर हो जाएगी, तो 4 महीने के अंदर अंदर ओनरशिप आपकी हो जाएगी, तो वैसे से टाइम लैप्सेस, अगर टाइम खत्म हो गया तो भी ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है, बट ध्यान रखना प्रैक्टिकल सिर्फ यही वाला चलेगा। आगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी आइदर अ सेल और एन एग्रीमेंट टू सेल। जैसे एक्स ने एग्री करा है वाई के साथ 10 अक्टूबर 21 को कि वो अपनी कार बेचेगा 10 नवंबर 21 को, ये 5 लाख में, ये एक एग्रीमेंट टू सेल है। 10 अक्टूबर को एग्रीमेंट करा है कि 10 नवंबर को गाड़ी बेचेंगे 5 लाख रुपए में, ये एक एग्रीमेंट टू सेल है। फिर से मैंने रिपीट करा है, इंपॉर्टेंट है, एग्रीमेंट टू सेल और सेल कब बनता है, मॉड्यूल में 2 बार दिया हुआ है, जब सबसे पहला टाइम लैप्स हो जाए, या फिर जिस कंडीशन पर गुड्स बेचे थे वो कंडीशन फुलफिल हो जाए, पैन कार्ड लाके दे दो, गुड्स आपके, तो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी जब एग्रीमेंट टू सेल, SALE वाला सेल बन जाएगा। अब है एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कितने एलिमेंट्स होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में 6 एलिमेंट होते हैं। कोशिश करना है कि 6 के 6 सारे पॉइंट्स अभी के अभी याद हो जाए, आप मुझे बस 3 मिनट का टाइम देना, 3 मिनट से भी कम लगेंगे, 6 पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है, यहां पर 2 पार्टीज का होना जरूरी होता है, एक वो पार्टी जिसको हम बोलेंगे सेलर और एक वो पार्टी जिसको हम बोलेंगे बायर, और ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए। द सेलर एंड द बायर शुड बी 2 डिफरेंट पर्सन। अ पर्सन कैन नॉट बी बोथ बायर एंड सेलर, और वो अपने गुड्स अपने आप को ही नहीं बेच सकता है। हम बहुत बोर हो रहे थे कोविड के टाइम पर, हमने सारे गुड्स उठा के बेच दिए, हमारे किसको, हमको खुद को। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। एक इंसान, अब सेलर और बायर अलग अलग होना चाहिए, सेलर और बायर एक ही नहीं हो सकता, एक इंसान अपने आप को गुड्स नहीं बेच सकता है। दूसरा, द सेकेंड पॉइंट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जिसके लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाया है वो सब्जेक्ट मैटर हमेशा गुड्स होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर मतलब जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया है वो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा गुड्स होना चाहिए, यानी वो मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, चाहे वो एग्जिस्टिंग गुड हो, फ्यूचर गुड्स हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट सिर्फ गुड्स होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, इसमें प्राइस में मनी होना चाहिए, प्राइस इन मनी नॉट इन काइंड शुड बी पेड या प्रॉमिस्ड, आपको प्राइस इन मनी पे करना है। हाउएवर पार्टली मनी पार्टली काइंड चलेगा, पर फिर जो काइंड की चीज है उसको मनी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो, तो पार्टली मनी पार्टली काइंड चलेगा, पर पूरा काइंड होगा तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं है, प्राइस मनी में पे होना जरूरी है। 6 में से 3 पॉइंट हो गए। पहला, 2 लोग होना चाहिए, बायर एंड सेलर, एंड द बायर एंड सेलर शुड बी 2 डिफरेंट पर्सन। दूसरा है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी गुड्स, दैट इज ओनली एंड ओनली गुड्स। गुड्स मूवेबल होना चाहिए, यानी एग्जिस्टिंग फ्यूचर कुछ भी चलेगा। तीसरा, प्राइस इन मनी नॉट इन काइंड शुड बी पेड और प्रॉमिस। चौथा पॉइंट है, ट्रांसफर जब करेंगे प्रॉपर्टी सेलर से बायर तक ट्रांसफर होना चाहिए। गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर होना जरूरी नहीं है, सॉरी, गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर होना तो जरूरी है, साथ ही साथ गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो ओनरशिप ट्रांसफर होना जरूरी है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट भी हो सकता है, हाउएवर कंडीशनल भी हो सकता है, और सारे एसेंशियल जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं ICA यूनिट 1 11 पॉइंट से उसके अंदर, वो सारे यहाँ पर
होना चाहिए, जैसे फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टी, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन कंसिडरेशन टाइप की चीजें। तो ये है सर 6 पॉइंट आपके। सबसे पहले 3 और फिर 3 क्विकली रिवाइज करते हैं। मैंने बोला था 3 मिनट से भी कम लगेंगे, उससे भी कम लगा है। सबसे पहले 2 पार्टी होना चाहिए, सेलर और बायर। दूसरा, सब्जेक्ट मैटर हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स होना चाहिए, दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी, वो एग्जिस्टिंग फ्यूचर दोनों हो सकते हैं। प्राइस इन मनी पे होना चाहिए, नॉट इन काइंड, पार्टली इन मनी पार्टली इन काइंड चलेगा, पर फिर काइंड को मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सको। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट टेक प्लेस फ्रॉम सेलर टू बायर, सेलर से बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट कंडीशनल दोनों हो सकता है। और सारे एसेंशियल एलिमेंट जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं 11 के 11 पॉइंट्स में यहां पर होना चाहिए। क्लियर है? चलिए सर, सेल और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस, या हम लोग ये वाला डिफरेंस एट लास्ट डिस्कस कर ले, जस्ट चैप्टर हमारा यूनिट खत्म होगा उसके बाद डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सेल कुछ चीजों से अलग होता है, सेल और हायर परचेज में फर्क समझते हैं। सेल और हायर परचेज में डेफिनेटली फर्क होता है सर। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर परचेज जैसा लगता है बहुत क्लोजली, मतलब दे आर लाइक चिंकी एंड मिंकी ऑफ कपिल शर्मा शो। कपिल शर्मा शो लगते एक जैसे हैं पर होते अलग हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी हायर परचेज जैसा लगता है पर दोनों में फर्क है। हायर परचेज एग्रीमेंट जो गवर्न होते हैं वो गवर्न होते हैं हायर परचेज एक्ट 1972 के हिसाब से। और हायर परचेज एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें आपने गुड्स किसी को हायर पे दिए हैं, आपने गुड्स किसी को इंस्टॉलमेंट बेसिस पर, आपने गुड्स किसी को रेंट बेसिस पर दिए हैं। और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हायरर के पास एक ऑप्शन है कि वो आखिरी में टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट के हिसाब से उसको खरीद सकता है। अभी मैंने आपको कुछ हायरर पे दिए हैं, अभी मैंने आपको कुछ रेंट पे दिए हैं, आप हर मंथ उसकी इंस्टॉलमेंट या रेंट्स पे करते जाओ। जब 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 एंड हो जाएगी उसकी लाइफ, तब आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आप उस गुड्स को खरीद सकते हो। और आप उस गुड्स को कैसे खरीद सकते हो? अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एन एग्रीमेंट। मतलब 3 कंडीशन याद रखना, मैंने आपको फिर से समराइज करके लिख के दिया है। 3 एग्रीमेंट्स, 3 कंडीशंस याद रखना। सबसे पहला, पोजीशन ऑफ गुड्स ओनर से चले जाना चाहिए किसके पास? जो पर्सन पे कर रहा है पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट उसके पास। दूसरा, प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू पास्ड ऑन सच पर्सन ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। देखो बहुत सारे तरीके होते हैं, बट जनरल तरीका होता है हायर परचेस का, जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पर ओनरशिप ट्रांसफर करते हो। फाइन, तो प्रॉपर्टी गुड्स तब तक पास नहीं होगी, ओनरशिप आपको तब तक ट्रांसफर नहीं होगी जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं आएगी। तीसरा, इस पर्सन के पास राइट है टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट एट एनी टाइम बिफोर द प्रॉपर्टी सो पासेस। मैं आपको रेंट पे कर रहा हूं, 24 इंस्टॉलमेंट्स पे करना थी, 22 पे करने के बाद मुझे लगा मुझे आपका गुड नहीं खरीदना, आई हैव अ ऑप्शन टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट, और मुझे आगे की ना देना है ना आपसे ओनरशिप लेना है। मतलब इन शॉर्ट मैंने रेंट एंजॉय करा। टाटा आपके स्कूल वालों को बसेस खरीदनी है, टाटा वालों ने बोला बस हायर परचेज पे लेते हैं, आप हर महीने इंस्टॉलमेंट पे करते जाओ। पे करते 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 स्कूल वालों को लगा स्कूल आगे चलाना ही नहीं है, मत पे करो, बस की ओनरशिप छोड़ दो। आपके पास ऑप्शन है खरीदना है या नहीं खरीदना है, आपके ऊपर ऑप्शन होता है, कंपलसरी नहीं होता है खरीदना। तो कोई लोड की बात नहीं, सर मुझे नहीं खरीदना क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था तो मुझे नहीं खरीदना है। क्लियर है? हाउएवर लास्ट इंस्टॉलमेंट पर आपको लगता है मुझे खरीदना चाहिए, तो यू हैव अ ऑप्शन, फिर आपको टाटा वाले मना नहीं कर सकते क्योंकि एक हायर परचेस एग्रीमेंट है, तो यू हैव अ ऑप्शन टू परचेज द प्लेस। आप अभी अगर किसी हॉस्टल में रह रहे हो या किसी फ्लैट पे या फिर पीजी पे रेंट पे रहते हो, वो एक रेंट है, वो हायर परचेज नहीं है। लास्ट मंथ आप जब तक रहते हो एग्जाम्स तक भी कि आपके पास ऑप्शन होगा खरीदने का उसको, नहीं, तो वो एक नॉर्मल रेंट है। पर जहां आपके पास ऑप्शन हो अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट उस प्रॉपर्टी को खरीदने का, उस गुड्स को खरीदने का, तो उसको हायर परचेज बोलते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड हायर परचेज। सेल के केस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है टू द बायर इमीडिएटली। हायर परचेज के केस में प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू हायरर अपॉन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। यहां पर आखिरी इंस्टॉलमेंट जब तक पे नहीं करोगे तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। तीसरा, यहां पर पोजीशन बायर की ओनर जैसी होती है, यहां पर पोजीशन हायरर की बेली जैसी होती है। जैसा सामने वाला बोलेगा उसके गुड्स के साथ वैसा कर लेंगे, मैं बेली हूं, मेरे पास बेल को छोड़ के और कोई राइट नहीं है। क्लियर है? चलिए सर, यहां पर बायर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता है, उसको पैसे देना पड़ेंगे क्योंकि वो ओनर बन गया है। यहां पर हायरर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है और गुड्स रिटर्न कर दे, आगे की लायबिलिटी नहीं रहेगी, रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स भी पे करने की जरूरत नहीं है। 24 की जगह 22 इंस्टॉलमेंट्स ही पे करिए और कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना है कर दो, 2 इंस्टॉलमेंट देने की जरूरत नहीं है। यहां पर सेलर टेक्स द रिस्क ऑफ एनी लॉस
रिजल्टिंग फ्रॉम इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, मैंने आपको कुछ उधारी पे भेजे, आप इंसॉल्वेंट हो गए, सारे रिस्क तो मेरी है ना। दूसरा, यहां पर ओनर के पास कोई रिस्क नहीं है, अगर हायर इंस्टॉलमेंट पे करना बंद कर देगा वो जाके गुड्स लेके आ जाएगा, बहुत सिंपल सॉर्टेड सा मैटर है। यहाँ पर बायर किसी और को बेच सकता है, यानी बोनाफाइड टाइटल परचेज ट्रांसफर कर सकता है। ए ने बी से गुड्स खरीदे, बी चाहे तो सी डी ई एफ डी डब्ल्यू पी क्यू किसी को भी बेच सकता है। यहाँ पर हायरर गुड्स बेच ही नहीं सकता है क्योंकि वो खुद ही अभी परचेजर नहीं बना है, अभी उसके पास खुद के पास ओनरशिप नहीं, लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद आएगी, वो भी वो खरीदने का ऑप्शन लेगा। तो यहाँ पे बायर कैन रीसेल द गुड्स, यहाँ पर हायर परचेजर कैन नॉट रीसेल द गुड्स जब तक वो सारे इंस्टॉलमेंट्स पे ना करते। इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम मार्केट। दूसरा, सेल और बेलमेंट में फर्क होता है क्या? यस सर, बेलमेंट में दो लोग होते हैं, एक होता है बेलर, एक होता है बेली। पेमेंट के प्रोसेस में आप किसी को गुड्स यूज करने के देते हो, सामने वाले का जब यूज खत्म हो जाएगा तब आपको उसकी गुड्स एज इट इज कंडीशन में उसको लौटाने हैं, या फिर जैसा उसने बोला है वैसा करना है। आपके घर में शादी थी, आपने मुझे बोला कि सर आपकी गाड़ी हमें 4 दिन के लिए चाहिए, मैंने बोला आप ले लीजिए। पर जैसे आपकी शादी खत्म हो जाए, आपको 2 केसेस डिस्कस कर रहे हैं, ये कार मुझे एज इट इज रिटर्न कर देना, तो मैं हो गया बेलर, आप हो गए बेली। दूसरा केस, मैंने बोला जब शादी हो जाती है काम करना है, यार ये गाड़ी को मुझे ऐसे भी सर्विसिंग पे भेजनी है तो ऑथराइज सर्विस स्टेशन पर इसको पहुंचा देना, तो आपने मेरी कंडीशंस के हिसाब से उसको ऑथराइज सर्विस स्टेशन पर पहुंचा दिया। अगेन आई एम अ बेलर एंड यू आर अ बेली। अब बेलमेंट में कोई मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा हूं, तो आपको एवं ही यूज करने के लिए गुड्स दे रहा हूं, तो बेलर मीन्स अ पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स। बेलर कौन है? वो पर्सन जो डिलीवर करा, यानी मैंने आपको कार डिलीवर करी है, एंड बेली इज अ पर्सन टू हुम द गुड्स इज डिलीवर्ड। बेलमेंट में गुड्स डिलीवर होते हैं फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, आपके घर पे शादी है, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंडीशन दैट ये गुड्स आपको रिटर्न करने हैं व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड टू द बेलर। आपके यहाँ शादी हो जाए, आप ये गुड्स मुझे रिटर्न कर देना, या फिर इन गुड्स को डिस्पोज ऑफ करना है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस ऑफ द बेलर। मैंने आपको बोला ये गाड़ी ऐसे भी खराब है सर, आप ले जाओ, शादी हो जाए जब आप इस गाड़ी को किसी को स्क्रैप में देके तोड़वा के खत्म कर देना, मतलब मैंने आपको डायरेक्शंस दी थी डिस्पोज ऑफ करने की, तो आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। अगेन इंपॉर्टेंट, सेल और बेलमेंट में डिफरेंस। सेल में प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड, बेलमेंट में सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होता है बेलर से बेली को, ठीक है, क्योंकि हो सकता है मुझे सेफ कस्टडी में रखना हो, कैरेज में रखना हो, तो सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होता है। सो इट इज अ ट्रांसफर ऑफ स्पेशल प्रॉपर्टी फॉर टाइमिंग, आपके पास मेरी प्रॉपर्टी है बट स्टिल ओनर तो मैं ही हूं। The return of the goods in the contract of sale is not possible, यहाँ पर सेल में गुड्स रिटर्न नहीं कर सकते हैं, पर बेली को तो 100% गुड्स रिटर्न करने पड़ेंगे जब उसका पर्पस अकम्प्लिश हो जाए। तीसरा, यहाँ पर कंसिडरेशन इन द प्राइस होती है, द कंसिडरेशन में भी रेगुलेशन में भी ग्रेचुइट और नॉन ग्रेचुइट, मैं आपके लिए कुछ लगाऊं या नहीं लगाऊं मेरी इच्छा है, बट सर जनरली नहीं है कि यहाँ पर कंसिडरेशन हो ही सही। पहला हमने डिस्कस करा था सेल एंड हायर परचेज, दूसरा करा है सेल एंड बेलमेंट, तीसरा और आखिरी इस टाइप का विचित्र सीन डिस्कस करते हैं, सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। आपको क्या लगता है बड़ी बड़ी ब्रांच पूरा प्रोडक्शन खुद करती होगी? बिल्कुल नहीं, सब आउटसोर्स्ड रहता है, सबका काम आउटसोर्स्ड है। इंडियन रेलवेज की आईआरसीटीसी की वेबसाइट आज से 5 साल पहले आप चलाओगे तो तत्काल में टिकट बुक करना वाज अ वेरी वेरी बिग टास्क। तत्काल में अगर आपको ट्रेन की टिकट्स बुक करना है, तत्काल समझते हो ना, ट्रेन की टिकट्स ठीक है एक दिन पहले बुक करने का ऑप्शन, जब ट्रेन फुल हो गई है तब तत्काल ओपन होता है और आपको ज्यादा चार्जेस लेके इमरजेंसी टिकट्स दी जाती है। तत्काल में ट्रेन की टिकट्स बुक करना इतना बड़ा हर्डल था कि हम एजेंट को फोन करते थे, शार्प 10 बजे तत्काल चालू होता था, हम 9:45 से उसको फोन लगाते थे, वो खुद उठ के लैपटॉप चालू करके इंटरनेट अच्छे बढ़िया लेवल की कनेक्शन लेके बैठ रहे थे, कैसे भी टिकट मिल जाए। आईआरसीटीसी ने बोला यार ये लफड़ा कब तक चलेगा, आईआरसीटीसी ने उठाया मैनेजमेंट और आउटसोर्स कर दिया किसी प्राइवेट कंपनी को, आई कैन नॉट नेम देम बट इट्स अ वेरी फेमस कंपनी, उनको पूरा का पूरा मैनेजमेंट आउटसोर्स कर दिया। अब ये कंडीशन है 10 बजे आपको तत्काल पे टिकट बुक करना है, आप 9:58 AM पे उठो, मोबाइल का लॉक खोलो, आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप खोलो, डिटेल्स डालो, पे करो, टिकट बुक। इतना ईज हो गया। कैसे हो गया? इन्होंने मैनेजमेंट आउटसोर्स कर दिया। वैसे ही कई बार क्या होगा सर, मैं अपना प्रोडक्शन का कुछ पार्ट आउटसोर्स कर दूंगा। एक कंपनी है जो वॉच बनाती है, उसको लगता है कि यार वॉच के बेल्ट्स फिट करना, वॉच को पॉलिश करना, ये काम मैं किसी और को दे रहा हूं, तो क्या वो ओनर बन जाएगा? ना, बिल्कुल भी नहीं। उसको सिर्फ वर्क एंड लेबर का काम दिया, उसका काम खत्म हो जाएगा, वो मुझे गुड्स दे देगा।
ब्रांड्स लाइक जॉकी एंड ऑल, ये जो ब्रांड्स होती है ये अपने टी शर्ट्स या यूजीज या कुछ भी ऐसी चीज बनाती है, तो ये लोग क्या करती है, ये मटेरियल खुद सेलेक्ट करते हैं, डिजाइन खुद देते हैं, सब कुछ मटेरियल भी भेज देते हैं, डिजाइन भी दे देते हैं, सामने वाले को बोलते हैं बस बना के भेज दो। डिनोमिनेशन जो हमने दिए इस हिसाब से। ये क्या है, मैंने आउटसोर्स करा है वर्क एंड लेबर का कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज वन इन विच सम गुड्स आर सोल्ड या आर टू बी सोल्ड, ये होता है अपना नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। पर जहां पर गुड्स बेचे नहीं जाते हैं, सिर्फ उस पर सिर्फ काम किया जाता है वर्क एंड लेबर का, ऐसे काम को हम लोग वर्क एंड लेबर का कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और इसमें गुड्स ट्रांसफर नहीं होते, इसमें सिर्फ पर्पस के लिए आपको गुड्स दिए, वो पर्पस हो जाए हमको हमारे गुड्स लौटा देना। जैसे ड्रेस मटेरियल हम टेलर को दे देते हैं स्टिचिंग करने के लिए, एग्जाम्पल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर का। वो टेलर क्या उस ड्रेस मटेरियल को रख सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं रख सकता है, वो गुड्स उसको रिटर्न करने पड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मिस नीता अंबानी ने, द ग्रेट बिजनेस वुमेन, हमारे मोटा भाई की धर्म पत्नी, उनकी इच्छा थी उनकी डॉटर की शादी में उनका जो लहंगा हो उसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस 1 आध किलो गोल्ड हो, ये किसी को दे दिया, बोला इस पे गोल्ड लगा के रेडी करके स्टिच करके भेज दो। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर है। क्या वो रख सकता है लहंगे को? बिल्कुल नहीं। क्या वो उस लहंगे को बेच सकता है? बेच के देखो, फिर पता चलेगा मोटा भाई क्या क्या बिकवा देंगे उसका। चलिए सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड। अब आता है सर चैप्टर एकदम डाउनफॉल के ऊपर, छोटे छोटे चुन्नू चुन्नू से टॉपिक से खत्म करते हैं, डिफरेंस बिटवीन डिस्कस करते हैं और थ्योरेटिकल पार्ट खत्म करके हम लोग हमारे मेन क्वेश्चन बैंक की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सबसे पहले तो एक ऑफर होना चाहिए टू बाय और सेल द गुड्स। एक ऑफर दिया कि मुझे गुड्स खरीदना है या गुड्स बेचना है, और सामने वाला उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जिससे अपना नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन से वैसे ही। सेक्शन 5 बोलता है सब्जेक्टेड टू एनी प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी मेड इन राइटिंग। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल राइटिंग में हो सकता है, बाय वर्ड ऑफ माउथ यानी ओरल हो सकता है, पार्टली इन राइटिंग पार्टली बाय वर्ड ऑफ माउथ हो सकता है, एंड मे बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज। आप कंडक्ट से भी समझ सकते हो। पार्टली इन वर्ड्स और पार्टली इन राइटिंग कैसे होता है, समझना बात को। मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, एक कार खरीदनी थी, 4 लाख रुपए मैंने आपसे गाड़ी खरीदी थी, या चलो 40 लाख रुपए मैंने आपसे गाड़ी खरीदी थी। आपने बोला सर 30 लाख रुपए 1 नंबर में लूंगा, 10 लाख रुपए 2 नंबर में लूंगा। तो आपका और मेरा एग्रीमेंट जो 30 लाख रुपए का होगा, जो मैं पेमेंट आपको 30 लाख से चेक की करूंगा, वो 1 नंबर में एग्रीमेंट में लिखाएगा, और 10 लाख रुपए तो हमारा बाय एग्रीमेंट बाय वर्ड ऑफ माउथ हुआ है। 10 लाख रुपए मैं आपको कैश दे दूंगा, उसको एग्रीमेंट में लिखना है क्या? इनकम टैक्स वाले आपकी और मेरी दोनों का गला पकड़ लेंगे। एग्जाम्पल, स्टेफी ने एग्री करा है टू डिलीवर एक्टिवा टू जॉन इन एक्सचेंज ऑफ 25,000 एंड पे डिफरेंस टू बाय अ न्यू एक्टिवा। जॉन को बोला एक काम कर, पुरानी एक्टिवा रख ले और कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ले ले और मुझे न्यू एक्टिवा दे दे। तो ऐसे तरीके से भी प्राइस डिटरमाइन हो सकती है। तो प्राइस डिटरमाइन होने के 3-4 तरीके, कई बार एग्जाम में इस पर क्वेश्चन एक बार आया है, पर कई बार आ सकता है कि सर आप बताओ कॉन्ट्रैक्ट सॉल्व कैसे करें। अब हमको दिमाग ही नहीं चल रहा एग्जाम में, आईसीए के 6 यूनिट्स होगा कि 4 पार्टनरशिप की 3 कंपनी, एक अपने आप में एक परिवार जितना बड़ा चैप्टर, एलएलपी कितना बड़ा चैप्टर, ये पूछा कहां से? बिल्कुल सिंपल सा तरीका, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने का तरीका, इन राइटिंग बाय वर्ड ऑफ माउथ, पार्टली राइटिंग पार्टली वर्ड ऑफ माउथ, मे बी इम्प्लॉयड फ्रॉम कंडक्ट ऑफ पार्टीज। खत्म बात, फुल मार्क्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी मेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। चलो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सबसे पहले एक ऑफर टू बाय दिया है या ऑफर टू सेल द गुड्स दिया है फॉर अ प्राइस, और सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। दूसरा, आप अभी डिलीवर कर दो गुड्स, हो सकता है। तीसरा, आप पेमेंट अभी कर दो, मैं डिलीवरी लेट दूंगा, चलेगा सर। चौथा, हम डिलीवरी अभी कर रहे, पेमेंट भी अभी करेंगे, चलेगा सर। एग्री ये करते हैं डिलीवरी पेमेंट या बहुत आगे होने वाली है, इंस्टॉलमेंट में होनी है, वो भी चलेगा सर। डिलीवरी पेमेंट या बहुत किसी फ्यूचर डेट पे होगी, वो भी चलेगा। मतलब अभी पेमेंट अभी डिलीवरी, अभी पेमेंट बाद में डिलीवरी, अभी डिलीवरी बाद में पेमेंट, 3 केस तो बन गए। चौथा, डिलीवरी पेमेंट या दोनों इंस्टॉलमेंट में करेंगे, या डिलीवरी पेमेंट या दोनों किसी फ्यूचर डेट में करेंगे। मैंने बोला मैं इंस्टॉलमेंट में डिलीवर करूंगा, आपने बोला ठीक है मैं इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा। मैंने बोला मैं फ्यूचर डेट पे डिलीवर करूंगा, आपने बोला ठीक है मैं फ्यूचर डेट पे पे करूंगा। मैंने बोला कि मैं अभी पे करूंगा, आपने बोला मैं फ्यूचर में डिलीवर करूंगा, चलेगा सर। आप जैसे बोलो वैसे, आपके और मेरे ऊपर है, जैसा कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन कराते हैं वैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा। सेक्शन नंबर 678, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सब्जेक्ट मैटर हमेशा गुड्स होगा, अब वो एग्जिस्टिंग गुड हो या फ्यूचर हो। द गुड्स विच फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सब्जेक्ट मैटर मतलब मेन चीज जिसके लिए मिले हैं। योर फैमिली इज लुकिंग फॉर योर अरेंज्ड मैरिज, घर वाले कई लड़कियां देखने जा रहे हैं, लड़की वालों के घर वाले कई लड़के देखने जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये सब? सब्जेक्ट मैटर क्या है? आपकी शादी कराना।
सिंपल सी बात है। उसके लिए वो कुछ भी करे तो सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, शादी कराना। वैसे ही जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमेशा किसके लिए होना चाहिए, अगर सेल्स ऑफ गुड्स है तो सब्जेक्ट मैटर शुड बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, मूवेबल प्रॉपर्टी। ये गुड्स आए तो एग्जिस्टिंग हो सकते हैं या फिर फ्यूचर हो सकते हैं। देयर में बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स द एक्विजिशन ऑफ व्हिच बाय सेलर डिपेंड्स अपॉन कंटिजेंसी, तो यानी फिर ये कंटिजेंट भी हो सकते हैं। या तो ये गुड्स एग्जिस्टिंग होंगे, या तो ये गुड्स फ्यूचर होंगे, या तो ये गुड्स कंटिजेंट होंगे। वेरी जनरल थिंग, हम तो ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। Where the contract of sale, the seller purpose to effect the present sale of future goods, the contract operates an agreement to sell। मैंने अभी आपसे सिर्फ एग्रीमेंट करा है, मैं गुड्स आपको बना के देने वाला हूं, तो ये एक एग्रीमेंट टू सेल है, ना कि ये सेल है। जब गुड्स होगा तो ये गुड्स कौन से हो गए, फ्यूचर गुड्स। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं सेक्शन नंबर 7, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, या नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एग्रीमेंट कर लिया उसके बाद गुड्स खराब हो गए, कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले ही गुड्स खराब हो गए। बताओ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड हो जाएगा। आपने और मैंने एक एग्रीमेंट करा, मुझे आपसे क्या करना था, आपके यहाँ पर जो ऑरेंज है, मैं नागपुर आया, मैंने नागपुरी ऑरेंज देखे, मैंने बोला मुझे ऑरेंज खरीदने, मैंने आपसे 1000 kg ऑरेंज खरीदने का एग्रीमेंट कर लिया। 1000 किलो ऑरेंज मैं आपसे खरीदने का एग्रीमेंट कर चुका हूँ। आपको और मेरे को दोनों को नहीं पता था कि जो आपका एग्रीकल्चर एरिया जहाँ पर ऑरेंज उग रहे हैं वहां पर कोई आग लगा के चले गया, सारे ऑरेंज जल के तंदूरी ऑरेंज हो गए। क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया? यस। क्या मैं आप पे कुछ फोर्स कर सकता हूँ? नहीं। क्या आप मेरे पे कुछ इन्फोर्स कर सकते हो? नहीं। जब एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स हो, क्या ये गुड्स स्पेसिफिक थे? यस सर। मैंने बोल दिया था उस पर्टिकुलर फार्म में जो 100 kg ऑरेंज है मुझे चाहिए। द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ द गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ सेलर एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट वॉज पेरिश्ड, या वो इतने डैमेज हो गई कि अब उनको देख के हम उनको ऑरेंज बोल ही नहीं पा रहे हैं, वो इस तरीके से डैमेज हो चुके हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। क्योंकि सेलर को भी नहीं पता था सर, आप तो मेरे को माल था आपका, आप तो मेरे साथ डील कर रहे थे, आपको भी नहीं पता था। अगर सेलर को पता होगा तो सर फिर वो चले जाएगा आपका कोएशन, मिंडो इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन वाले चैप्टर में, आईसी यूनिट 1 के हिसाब से डील हो जाएगा कि वो क्या है। बेसिकली वो फ्रॉड में जाएगा ये वाला चीज। अगर सेलर को पता है और फिर भी आपको ऐसा माल बेच रहा है तो वो फ्रॉड में जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट वहां से वॉइडेबल हो जाएगा। When there is an agreement to sell specific goods and subsequently the goods without any fault of the part of the seller or the buyer perish or become so damaged as to no longer to description, the agreement is thereby avoided। अब क्या हुआ है, एग्रीमेंट गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। आपने और मैंने एक एग्रीमेंट करा, जब तक तो सब बढ़िया था। हमारा 12 अक्टूबर को एग्रीमेंट हुआ, मैंने आपको बोला 100 kg ऑरेंज खरीदने, आपने बोला 17 अक्टूबर को ले जाना सर। 13 अक्टूबर के दिन आपके खेत में कोई आग लगा के चले गया, सारे ऑरेंज जल गए। तो पेरिश कब हो रहे हैं, एग्रीमेंट टू सेल करने के बाद और नॉर्मल सेल करने से पहले। एग्रीमेंट के बाद पर ओनरशिप ट्रांसफर करने से पहले हो रहे तो भी वो अवॉइड हो जाएगा और ये वो बिकम्स वॉइड हो जाएगा। और अगर फ्यूचर गुड्स की बात करें, इफ द फ्यूचर गुड्स आर स्पेसिफाइड इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ सच गुड्स विल अमाउंट टू सुपरवेनिंग इंपॉसिबिलिटी, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। सर फ्यूचर गुड्स की अपन ने बात करी थी कि मैं फ्यूचर में आपको गुड्स दूंगा, चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं। नोटबंदी किसी को नहीं बताती कि होने वाली, किसी को पता था क्या? नहीं। सपोज कोई महाराजा के बेटे की शादी थी और महाराजा के बेटे ने बोला था मुझे 1,000 रुपए वाले नोट का पूरा की पूरी वरमाला चाहिए, 1,000 के नोट से बनी। इसने बोला बना देंगे सर, कोई लोड नहीं है। कितने नोट लगने वाले थे? इसने बोला इसमें सर 200 नोट लगेंगे, तो 1,000 वाले 200, 2 लाख तो ये खर्चे हो गए सामने वाले के, और उसने बनाने की कॉस्टली 30,000, टोटल 2,30,000 का आपका एग्रीमेंट था। ठीक है, नोटबंदी हुई, मोदी जी ने अनाउंस करा के भाई और बहनों आज से और अभी से ये नोट अब सिर्फ हॉस्पिटल्स में यूज होंगे और इमरजेंसी पर्पस में यूज होंगे और कहीं भी यूज नहीं होंगे। क्या ये वरमाला बना के दे सकता है? नहीं। फ्यूचर गुड्स पेरिश हो गए, खराब नहीं हुए यहाँ पर स्टिल क्या वो अपने डिस्क्रिप्शन को प्रूफ कर सकते हैं? नहीं। पता चल रहा है 1000 का माला, 1000 रुपए के नोट की माला दूल्हा पहन के घूम रहा है, छोटे छोटे बच्चे खींच के जा रहे हैं और बोले आओ किससे कैरम खेले, या वो आपका जो गेम होता है गेम होता है ना, इसमें डुप्लीकेट करेंसी लगती है,
पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। जो बच्चों को नहीं खिलाए जाते हैं यार, जिसमें डुप्लीकेट करेंसी चिल्ड्रन बैंक्स ऑफ इंडिया लिखा रहता है जिन नोट्स के ऊपर, वो वहां पे लेके जा रहे हैं। क्यों बोले सर इसका डिस्क्रिप्शन नो लॉन्गर टू आंसर द डिस्क्रिप्शन, ये नोट अब काम के नहीं, इसको वहां पर ले लेते हैं। क्लियर है सर? चलो सर, और थोड़े से बस एक दो टॉपिक्स बचे। असेसमेंट ऑफ प्राइस एंड एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। प्राइस कैसे डिटरमाइन करें? किसी गुड का प्राइस डिटरमाइन करना है, आप लिख दो कॉन्ट्रैक्ट में, जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया है वैसा। आपने मुझसे गाड़ी बुक करी, आज से 6 महीने बाद डिलीवर होगी, 50 लाख रुपए में गाड़ी बुक करी आपने, 50 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिए, मैटर खत्म। दूसरा, प्राइस डिटरमाइन का तरीका है, आप लिख दो कैसे करना है वैसे कर लेंगे। आपने एग्रीमेंट में लिखा कि सर जिस दिन मैं आपको ओनरशिप ट्रांसफर करूंगा उस दिन की मार्केट वैल्यू चेक कर लेंगे, जितनी मार्केट वैल्यू होगी उतने के गुड्स तो मैं आपको गुड्स दे दूंगा, चलेगा। या फिर मे बी डिटरमाइन बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। दोनों पार्टी ने बोला आप देख लेंगे, उस समय समझ लेंगे क्या करना है, मार्केट वैल्यू से 10% ऊपर ले लेना, मार्केट वैल्यू पर ले लेना, मार्केट वैल्यू से 20% ऊपर ले लेना। किसी थर्ड पार्टी को बोलेंगे, वो प्राइस डिटरमाइन करके दे देगी। आपने और मैंने जैसे डिटरमाइन करा है वैसे प्राइस डिटरमाइन हो जाएगी। अगर प्राइस डिटरमाइन करना भूल गए या किसी एग्रीमेंट में प्राइस लिखना ही भूल गए, अगेन इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे ना आपको क्लिक होने में बड़ी दिक्कत आएगी। किसी एग्रीमेंट में प्राइस लिखना ही भूल गए, क्या करें? एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा? नहीं सर, द बायर शैल पे द सेलर अ रीजनेबल प्राइस। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, प्राइस लिखना भूल गए हैं, प्राइस इन्वॉल्व तो थी, तो बायर सेलर को एक रीजनेबल प्राइस दे देगा। रीजनेबल प्राइस क्या होगी वो डिपेंड करेगा अपॉन द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। लास्ट है एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन, सेक्शन नंबर 10। अगर आपने बोला ये गुड्स मैं आपको बेचूंगा, पर किस प्राइस पर बेचूंगा ये कौन डिटरमाइन करेगा? ये कोई थर्ड पार्टी का वैल्यूएशन डिटरमाइन करेगा मैं आपको किस प्राइस पर बेचने वाला हूं। जब मैंने आपको एग्रीमेंट टू सेल द गुड्स करे हैं और प्राइस फिक्स कौन करेगा? ये प्राइस कोई थर्ड पार्टी वैल्यू करके देगा। इस पर्टिकुलर केस में जब तक वो प्राइस नहीं पता चलेगी तब तक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट ने किसी को फाइनेंस करा था, वो लोन रीपे नहीं कर रहा था। गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट ने उनसे वो पैसे, उनसे वो व्हीकल सारे ले लिए। मैं व्हीकल खरीदना चाहता हूँ, मैंने गवर्नमेंट को बोला ये गाड़ियां सारी मेरे को बेच दो। गवर्नमेंट ने बोला प्राइस किसी वैल्यू से डिटरमाइन कराना पड़ेगी, हमको भी मार्केट वैल्यू की प्राइस नहीं पता। मैंने बोला ठीक है, थर्ड पार्टी आएगी प्राइस डिटरमाइन करके जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब तक थर्ड पार्टी नहीं आएगी तब तक मैं पेमेंट नहीं करूंगा, और उसके आने के बाद जो वो प्राइस डिटरमाइन करके देगी उसी बेसिस पर मैं भी आपको प्राइस दे पाऊंगा। क्लियर है? Provided that if the goods or any part thereof have been delivered or appropriated the buyer, he shall pay a reasonable price. मुझे आपको 100 kg of gold देना था। बड़े लोग थे सर, बड़ा काम करते थे अपन। मैंने इस 100 में से 12 kg गोल्ड आपको दे दिया है ऑलरेडी। प्राइस तो पूरे की नहीं पता है मैंने, पर 12 kg गोल्ड दे दिया है, तो फिर बायर को 12 kg गोल्ड का रीजनेबल प्राइस दे देना चाहिए। बचा हुआ जब प्राइस डिटरमाइन होगा जब उसमें से अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा। Where such third party is prevented from making valuation by default of seller या buyer, हम थर्ड पार्टी को वैल्यूएशन ही नहीं करने दे रहे, कैसे भी करके वैल्यूएशन करने के लिए बार बार रोक रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो क्या है 12 किलो गोल्ड तो आ गया है, हमको पैसे देने नहीं है, तो हम थर्ड पार्टी को बार बार रोक रहे हैं कि आप वैल्यूएशन मत करो या मत नहीं करने दे रहे हैं, उसको प्रिवेंट कर रहे हैं वैल्यूएशन करने देने से। द पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट शैल मेंटेन अ सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द पार्टी इन डिफॉल्ट। फिर जिसने डिफॉल्ट नहीं करा वो सामने वाले के ऊपर केस फाइल करेगा और अमाउंट रिकवर करेगा। चलिए सर, अब एग्रीमेंट डिफरेंस पढ़ते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। अगेन मैं एक बात रिपीट कर रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन, एग्जाम में जरूर पढ़ के जाना। अभी मैं आपको स्कैनर दिखाता हूं, आप बोलोगे ओहो सर इतनी बार डिफरेंस बिटवीन पूछे, एंड ट्रस्ट में डिफरेंस बिटवीन पूछे और अगर आपको आता है तो पूरे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि लोड की बात होती नहीं है सर। आता है तो उसमें सही लिखोगे ना, उसमें इतना बड़ा मैटर है ही नहीं। सेल मतलब क्या होता है सर? इसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। यस सर, तो मेरे साथ आप हाईलाइट करते चलो, प्रॉपर्टी इन द गुड्स passes to buyer। दूसरा, एग्रीमेंट टू सेल में प्रॉपर्टी इन द गुड्स passes to buyer at some future date और fulfillment of some condition। सेल एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, सेल अपने आप में एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब दोनों पार्टी ने अपना अपना काम कर दिया है। ये एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, क्यों नहीं किसी ने किसी एक पार्टी को या फिर दोनों पार्टियों को कुछ ना कुछ करना बचा है। तीसरा,
सेलर कैन स्यू द बायर फॉर द प्राइस, यहाँ पे सेलर बायर को स्यू कर सकता है प्राइस के लिए, यहाँ पर एग्रीव पार्टी स्यू कर सकती है सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस के लिए, ना कि प्राइस के लिए। अगर कुछ सब्सिक्वेंट लॉस या डिस्ट्रक्शन हो गया तो बायर का नुकसान। भाई आपने मुझसे गाड़ी खरीदी, आप ओनर बन गए, गाड़ी ले आते वक्त ही गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आपका नुकसान है, मुझे कोई मतलब थोड़ी इससे। यहां पर कोई लॉस या डिस्ट्रक्शन हुआ है तो ये किसकी लाइबिलिटी होगी, ये सेलर की लाइबिलिटी होगी, क्योंकि अभी तो एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, सेल थोड़ी हुआ है। यहाँ पर रिस्क ऑफ लॉस बायर का होता है क्योंकि रिस्क ओनरशिप को फॉलो करती है, यहाँ पे रिस्क सेलर का होता है। क्रिएट जर्सिन रेम और जर्सिन पर्सोनेम, इसको मत भूल जाना। जर्सिन रेम मतलब सर हर चीज की लाइबिलिटी बायर की, जर्सिन पर्सोनेम मतलब हर चीज की लाइबिलिटी सेलर की। अ सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स, यहाँ पे सेलर रीसेल नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि बायर ओनर बन गया है, बायर बेचेगा। यहाँ पे सेलर रीसेल कर सकता है क्योंकि ओनरशिप अभी सेलर के पास ही है। अगर इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो ऑफिशियल असाइनी को विल नॉट बी एबल टू टेक ओवर द गुड्स बट रिकवर द प्राइस फ्रॉम द बायर। अब बायर ओनर बन गया है तो फिर ऑफिशियल असाइनी पहले पैसे लेने की कोशिश करेगा, ना कि गुड्स लेने की। यहाँ पर ऑफिशियल असाइनी एक्वायर करेगा कंट्रोल ओवर द गुड्स, क्योंकि प्राइस तो रिकवरेबल होगी नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, गुड्स ही हमारे पास है, तो ऑफिशियल असाइनी बोलेगा गुड्स ही यहाँ रख लो, सबसे अच्छा काम होता है। क्योंकि देखो सेलर इंसॉल्वेंट हुआ है, ध्यान से समझना, सेलर इंसॉल्वेंट हो गया, सेलर नहीं दे पा रहा है पैसे, तो ऑफिशियल असाइनी क्या बोलेगा बायर को कि हमको गुड्स नहीं चाहिए, सेलर ही मर गया, अब गुड्स कौन बेचेगा, हमको तो आप पैसे दे दो। समझना इस बात पॉइंट को बहुत ध्यान से। मैं सेलर हूं, मैंने गुड्स आपको बेचे उधारी पे, आपसे 5 लाख लेना है, मैं बैंकरप्ट हो गया, कोर्ट ने मेरा ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट करा, ऑफिशियल असाइनी आपके पास आएगा, आप बोलोगे पैसे नहीं, गुड्स ही ले जाओ वापस, आप बोलोगे गुड्स नहीं चाहिए क्योंकि सेलर नहीं बचा है, तो बेचने वाला है क्या कोई, नहीं, सेलर के पैसे लेने आए हम, तो पैसे दे दो, तो आपसे पैसे लेगा, गुड्स नहीं लेगा। दूसरा केस, एग्रीमेंट टू सेल के केस में मैंने एग्रीमेंट करा है गुड्स बेचने का, फाइन, मैं बर्बाद हो गया, मैं ऑफिशियल असाइनी आया, ऑफिशियल असाइनी कंट्रोल ले लेगा गुड्स के ऊपर, क्योंकि प्राइस रिकवरेबल तो है ही नहीं, तो जहां पर ये मेरे गुड्स रेडी हो रहे हैं आपको बेचने के लिए, वहां जाके उन गुड्स को टेक ओवर कर लेगा, जिससे वो गुड्स आप तक नहीं पहुंचे, अदरवाइज ये वाला अमाउंट भी वो लेने में मुश्किल हो जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट डिफरेंस है सेल एंड हायर परचेज, ऑलरेडी डन, हमने साथ में पढ़ लिया था प्रोविजन के, बट सर आपने पीछे फिर से दिया है, हाँ इंटेंशनली दिया है, जिससे आप 2 बारी जरूर पढ़ो, अगर बीच का छोड़ो तो पीछे पढ़ लो। सेल एलबेलमेंट ऑलरेडी डन, खत्म। इसके बाद नोट्स में 3 पेज है, आप आपकी नोटिंग्स कर सकते हो। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, आप इमीडिएटली जैसे ही सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट 1 प्रिपेयर होता है आपका, सपोज आप बाद में अगर सपोज इस लेक्चर को देख रहे हो, जैसे ही आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट 1 प्रिपेयर होता है, इमीडिएटली खत्म होने के टाइम एक बार बैठो, पूरे प्रोविजंस, ट्रस्ट मी इट विल नॉट टेक मोर देन 40 मिनट्स, 40 मिनट में क्यूमुलेटिव रिवीजन रिवीजन करते करते सब कुछ खत्म कर दो। कैसे रिवीजन करोगे, पहले 2 पेज रिवाइज करे, अच्छे से याद करे, फिर थर्ड और फोर्थ करा, फिर फर्स्ट से फोर्थ तक रिवाइज कर लिया, फिर फिफ्थ और सिक्स्थ करा, फिर फर्स्ट से सिक्स्थ तक रिवाइज कर लिया, फिर 7th 8th करा, फिर फर्स्ट से 8th तक कर लिया, फिर 9th 10th 11th 12th 13 5 पेज करे, फिर फर्स्ट से 13 तक कर लिया, क्यूमुलेटिवली रिवाइज करते जाओ, एंड तक एकदम छप जाएगा दिमाग में। उसके बाद हम लोग अभी क्वेश्चन बैंक स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक खोलो, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दो, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऐसा लगेंगे मुझे बाय हार्ट लाने, कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इट्स अ 2 or 3 minutes ब्रेक, टेक अ ब्रेक, गेट रिफ्रेश्ड, एंड विल बी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन बैंक। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के हम लोग सारे क्वेश्चंस अभी डिस्कस करने वाले हैं, सो इट्स अ ब्रेक, एंड जब तक सारे स्टूडेंट्स को जो भी डाउट्स हो प्लीज लेट मी नो अबाउट योर डाउट्स, एंड इफ यू आर नॉट हैविंग डाउट्स डू दैट आल्सो, प्लीज पिंग दैट आल्सो इन आवर chat box, and so let's move further with our question and answers compiler.
चलिए लेट्स रिज्यूम विद आवर क्वेश्चन बैंक। कुछ डाउट्स हो यहाँ तक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट 1 में तो फटाफट से पूछ लो। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स? All that who are on the live streaming mode today, please let me know if you are having any doubts. Also let me know you are ready and let's resume our question and answers booklet. Oh great, no doubt sir, no doubt sir. अरे वाह सर क्या बात है, एक बार में हमको पूरा का पूरा सोगा यूनिट 1 याद करा दिया। यस, इसी तरीके से हम लोग हर डे लेक्चर लेते रहेंगे सोगा यूनिट 1 2 3 4 जो जो हमारा बैलेंस पार्ट है। इनफैक्ट पूरा लॉ हम लोग हर यूनिट वाइज करेंगे। एक दिन में एक यूनिट, बात खत्म सर। एक यूनिट पूरा उसके प्रोविजंस और पूरा का पूरा उसका क्वेश्चन एंड आंसर सब कुछ हम लोग एक ही दिन में करेंगे। तो दैट आप लोग क्या करोगे, जस्ट आफ्टर दिस क्लास जस्ट रिवाइज सोगा यूनिट 1 क्वेश्चन 1 एंड योर हेडेक इज ऑल लोडेड एंड खत्म। आपको कुछ लोड लेने की जरूरत भी नहीं है। एक दिन में एक यूनिट और उसके क्वेश्चन सब कुछ याद हो जाएगा। चलिए सर, in case of no doubts, let's move further. Sales of Goods Act Unit 1, formation of contract of sale, question and answers compiler क्या क्या है सर इस question and answers compiler में? सोगा यूनिट 1 मात्र 16 पेज के question and answers है। पहली चीज, ICI study mat all questions मत देखना कुछ भी। MTP पूरा, रिविजन टेस्ट पेपर के क्वेश्चन सारे, स्कैनर पूरा, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन में हिस्ट्री में आया हुआ आज तक जितना भी क्वेश्चन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट 1 से लिया है, पूछा है, वो सब है। तो आईसीआई स्टडी मैट, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जामिनेशन, मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चन, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनफैक्ट ट्रू एंड फॉल्स। पहला ही क्वेश्चन देख लो, कौन से समय का, नवंबर 1995, जब शायद आप लोगों ने इस दुनिया में जन्म नहीं लिया था, उसके पहले के भी क्वेश्चंस यहां पर है। स्टेट वेदर द रीजंस द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट, बताना है आपको ये ट्रू एंड फॉल्स है या नहीं। एक्शनेबल क्लेम इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, नो। एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड्स नहीं होते हैं, क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन होती है गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। तो जब एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स की डेफिनेशन में नहीं होते हैं और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पूरा का पूरा गुड्स पे लगता है, तो एक्शनेबल क्लेम सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं होगा। आइए सर आंसर रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, definition of goods clearly excludes actionable claims and actionable claims is not a subject matter of contract of sale, as contract of sale just covers the contract of sale of movable goods, that is movable properties. दूसरा केस, exchange of goods for goods between the two parties amounts to sale। अगर गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज हुआ, मैंने अभी मार्क कराया था कि प्राइस का होना जरूरी है। हम लोगों ने पढ़े थे 6 कंडीशंस, उसमें शायद 5th कंडीशन थी जो प्राइस के बारे में बात करती थी कि प्राइस का होना जरूरी है। तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है सर। जब गुड्स एक्सचेंज करते हैं गुड्स के बेस पर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं होता, ये बार्टर होता है। और सेल में प्राइस नहीं या मनी इन्वॉल्व नहीं है बार्टर ट्रांजैक्शन में, इसलिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन नहीं लगेंगे। ओके, नेक्स्ट है, बेलमेंट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सेम पर्पस। यस सर, बेलमेंट में हम गुड्स डिलीवर करते हैं, 2 लोग होते हैं, बेलर और बेली। गुड्स डिलीवर करते हैं, सामने वाले का पर्पस अकम्प्लिश होने के बाद गुड्स हमको रिटर्न कर दो या डिस्पोज ऑफ कर दो हमारी डायरेक्शंस के ऊपर। जैसे शादी में आप मुझसे गाड़ी लेके गए थे, जो अभी हमने डिस्कस किया है। अब बेलमेंट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंडीशन दैट सेम गुड्स आर टू बी रिटर्न व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड टू बेलर और टू बी डिस्पोज अकॉर्डिंग डायरेक्शंस ऑफ द बेलर। आप देख रहे हो कैसा कॉपी पेस्ट, अगर आपको वहां याद है तो क्या आप एज इट इज यहां पर डेफिनेशन छाप के लिखोगे? यस डेफिनेटली। फोर्थ है, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। यस सर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन लिखना है और कुछ नहीं है। तो आओ मेरे साथ डेफिनेशन बोलो। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी एंड इंक्लूड्स, क्या क्या चीज इंक्लूड होती है? सबसे पहले स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैचिंग फॉर्म ऑफ लैंड व्हिच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड अंडर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। Next, E case, contract of sale can also takes place by conduct of parties of the contract। statement correct है, subjected to any law for timing in a force। contract of sale may be express or implied from the conduct of parties। अभी जब पढ़ा लास्ट का 3rd या 4th पेज में जो प्रोविजंस पढ़े, उसमें से पूछा है ट्रू एंड फॉल्स कि आपके कंडक्ट से भी इंप्लाइड हो सकता है कि आपने मेरे साथ सेल करने का ट्रांजैक्शन कराए। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, इनकरेक्ट। गुड्स की पूरी डेफिनेशन लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। अभी अपन ऊपर पढ़ के आए हैं, जो आपका डी केस था वैसा का वैसा एफ केस है, सेम एज केस डी लिख सकते हो आप।
जी केस, इन एन एग्रीमेंट टू सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू बायर इमीडिएटली। नहीं सर, एग्रीमेंट टू सेल के केस में प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है? किसी फ्यूचर डेट पर या कोई फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस। जब कोई कंडीशंस फुलफिल हो जाए या जब किसी डेट पे हम उसकी फ्यूचर डेट पर गुड्स ट्रांसफर करेंगे या कोई कंडीशन फुलफिल हो जाए, तब माना जाएगा कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी एग्रीमेंट टू सेल के केस में। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 2। तो मैंने हर नोट्स में क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स डाले ओनली। हर नोट्स में जितने ट्रू एंड फॉल्स है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो आपको जब भी ट्रू एंड फॉल्स रिवाइज करना है, हर का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 रिवाइज करना है, ठीक है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 2। ए ने एग्री करा टू बाय अ न्यू टीवी फ्रॉम द शॉपकीपर फॉर 30,000 पेबल पार्टली इन कैश, 20,000 एंड पार्टली इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड टीवी। तो ओल्ड टीवी की वैल्यू कितनी हो गई? 10,000। इज इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? गिव रीजन। बताओ। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। चलिए सर, इट इज नेसेसरी, ये कहाँ का क्वेश्चन है? हमारे स्टडी मैट का क्वेश्चन है। इट इज नेसेसरी अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट दैट द गुड्स शुड बी एक्सचेंज फॉर मनी, हमने पढ़ा था टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। इफ द गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, इट विल नॉट बी कॉल्ड दैट सेल, इट विल बी कंसिडर्ड एज बार्टर। हाउएवर अ कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ डेफिनेट प्राइस पेबल पार्टली इन गुड एंड पार्टली इन कैश इज हेल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, यहां तक आपके प्रोविजन हो गए। नेक्स्ट पैरा में आप लोग ब्रेक करके लिखेंगे इन द गिवन केस, यहां से आपका नेक्स्ट पैरा स्टार्ट होना चाहिए। The new TV set is agreed to be sold for 30 and the price is payable in exchange of old TV set partly in cash. So this is a case of valid contract under the Sales of Goods Act 1930. कुछ नहीं करना है, ऐसे तो एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है बहुत ज्यादा, पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो तो पहले लॉ को समझाओ, फिर क्वेश्चन को समझाओ दूसरे पैराग्राफ में, तीसरे पैराग्राफ में कंक्लूजन लिख दो, बस खत्म। स्टेट ब्रीफली द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कितने एलिमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में? 6। ये 1 2 3 4 5 और 6। हम पढ़ के आए थे ना सर, कितनी पार्टीज? 2 पार्टीज। सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए? गुड्स। प्राइस इन मनी पे होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट या कंडीशनल होना चाहिए। सारे एसेंशियल एलिमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं वो इसमें होना चाहिए। कितने पॉइंट्स? 6 पॉइंट। और ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कितने पॉइंट थे हमारे? 11। कॉन्ट्रैक्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट यूनिट 1 में होने चाहिए। इनफैक्ट आपको यहाँ 11 पॉइंट एक्सप्लेन नहीं करने, तो हमारे समझने के लिए। क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन? यस सर। कहाँ का क्वेश्चन? आरटीपी का क्वेश्चन। बढ़े आगे, चलिए सर। A agreed to sell B 100 kg of sugar arriving on a ship from Australia to India within next 2 months। 2 महीने के अंदर अंदर मेरे पास शिप आने वाली है, उसमें से मैं आपको 100 बैग्स ऑफ शुगर दूंगा। अननोन टू पार्टीज द शिप हैज ऑलरेडी संक, किसी को भी नहीं पता था ये शिप संक हो गई, अभी पढ़ के आए थे। गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेलर को भी नहीं पता था, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। अब भी जस्ट हमने रिवाइज करा था ये वाला चीज। इन दिस केस द बायर हैज नो राइट अगेंस्ट द सेलर। सेक्शन 8 बोलता है वेयर एन एग्रीमेंट टू सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड, जब गुड स्पेसिफिक है and goods without any fault of either party perish or damage or so lost, the agreement is thereby avoided। ये प्रोविजन बेस्ड है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी के केस में, जो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर देगा। तो यहाँ पर क्या एग्रीमेंट था? हाँ सर। स्पेसिफिक गुड था? हाँ सर। गुड्स लॉस्ट हो गए? यस सर। द लॉस गुड्स इज नॉट ड्यू टू फॉल्ट ऑफ आइदर पार्टी, द कॉन्ट्रैक्ट इज एब्सोल्युटली वॉइड। वॉइड ऐप इनिशियो नहीं था, पहले से वॉइड नहीं था, पर अब वॉइड डिक्लेयर हो गया है। बढ़े आगे, चलिए सर। Mr. Amit was shopping in a self-service supermarket. He picked up a bottle of cold drink from a shelf. While he was examining the bottle, it exploded in his hand. जब वो बॉटल देख रहा था, उसने बॉटल को बहुत ज्यादा शेक कर लिया। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल थी, उसमें एसिड बहुत ज्यादा होता है, वो शेक करके आ गई, बॉटल टूट गई, उसके हाथ में लग गई। He files a suit for damages against the owner on the market of the ground of breach of condition. Decide under the Sales of Goods Act। क्या अमित ऐसा कर सकता है क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट एंड मार्केट वेरी डिफरेंट। क्वेश्चन समझ में आ गया? सुपर मार्केट में मैंने कोल्ड ड्रिंक की शॉपिंग करी, कोल्ड ड्रिंक घुमा घुमा के एक्सपायरी प्राइस देख रहा था, कोल्ड ड्रिंक की बोतल टूट गई, मुझे लग गई, क्या मैं केस फाइल कर सकता हूँ ब्रीच ऑफ कंडीशन बोल के? ये सो का यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 सब में से उठाए हुए पॉइंट्स है। सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन भी है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस भी लगेंगे, ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ वारंटी भी। आओ ध्यान से समझना, मिक्स्ड आंसर है। इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज मैंने एज इट इज पिक करी है, जैसा इंस्टीट्यूट चाहता है आपसे।
The problem as given in the question is based on section 16(2) of Sales of Goods Act 1930, which state that where the goods are bought by description from seller who deals in the goods of that description, there is an implied condition that the goods shall be of merchantable क्वालिटी. आगे भी हम पढ़ने वाले हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, वहां के प्रोविजंस है. सबसे पहले गुड्स हमने डिस्क्रिप्शन से खरीदे हैं. दूसरा, सेलर उन गुड्स में डील करता है. तो फिर इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी के होना चाहिए. मर्चेंटेबल क्वालिटी डिफाइन नहीं है, पर मर्चेंटेबल क्वालिटी का मतलब होता है कि मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस उसको एक्सेप्ट कर ले. Though merchantable quality is not defined, it means that in the present case the bottle must be properly sealed. In other words, अगर goods हमने सेल्फ यूज के लिए परचेज करें तो रिजनेबली फिट फॉर पर्पस होना चाहिए. इस केस में बात करें तो एग्जामिन करने के बाद बॉटल कोल्ड ड्रिंक की वो एक्सप्लोड हो गई और उसके बायर के हाथ में लग गई. अप्लाइंग द प्रोविजन सेक्शन 62, मिस्टर अमित विल सक्सीड द क्लेम फॉर डैमेजेस फ्रॉम द ओनर ऑफ द शॉप. क्यों? क्योंकि सर मैंने डिस्क्रिप्शन के गुड्स लिए, आप उसमें डील करते हो, आपका रोज काम है कोल्ड ड्रिंक बेचना, उसके बाद बॉटल फट गई, वो गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी के नहीं थे. आई हैव अ राइट टू क्लेम, क्योंकि ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है, क्योंकि आपने उसको ढंग तरीके से कैरी नहीं करा है. व्हाट आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? बताओ कितने पॉइंट? 6 पॉइंट. तो सर एक काम करो ना, ऊपर कराए ना अभी अपन ने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है सेम एज क्वेश्चन 3 लिख दूं. देखो फिर से रिपीट हुआ मई 95 में. कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट आंसर सेम है, सेम एज क्वेश्चन 3. चलिए 7th, X contracted to sell his car to Y. They did not discuss about the price of the car at all. X later refused to sell his car to Y on the ground that agreement was void. Being uncertain about price, क्या Y ले सकता है या नहीं? बताओ. अभी अपन ने पढ़ा था अगर प्राइस डिसाइड होना भूल जाए तो रीजनेबल प्राइस शुड बी पेड बाय बायर टू सेलर. तो पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ बायर एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में. अगर पार्टी टोटली इग्नोर कर देती है क्वेश्चन ऑफ प्राइस व्हाइल मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, इट वुड नॉट बिकम अनसर्टन एंड इनवैलिड एग्रीमेंट नहीं बनेगा. इट विल रादर बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड द बायर शैल पे द रीजनेबल प्राइस. ठीक है, ये एक वैलिड एग्रीमेंट होगा और वैलिड एग्रीमेंट होगा तो बायर रीजनेबल प्राइस पे करेगा. इस केस में एक्स और वाई ने, अब देखो आपने क्या करा, यहां से यहां तक लॉ समझा दिया. नेक्स्ट पैरा चालू करते, पहले क्वेश्चन को समझते. इस पर्टिकुलर केस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और प्राइस डिटरमाइन करना भूल गए हैं, एक्स ने रिफ्यूज कर दिया उस ग्राउंड पर. यहां तक आपका सेकंड पैरा खत्म हो गया. तीसरा पैरा यहां से कैरी होगा, आपका मॉड्यूल नहीं करता इन सब चीजों को, इसलिए मैंने एज इट इज लिखा है, सब कंफ्यूज ना हो. बट थर्ड पैरा आपका यहां से होगा, तो मैं आपके लिए मार्क कर देता हूं एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे लिखना है. यहां से लॉ चालू हुआ है, दिस इज योर फर्स्ट पैरा. इन द गिवन केस से लेके यहां तक ये आपने क्वेश्चन में जो था उसको समझाया, दिस इज योर सेकेंड पैरा. ये आपका कंक्लूजन है, ये आपका थर्ड पैरा. खत्म बात. आखिरी में आपने कंक्लूड कर दिया कि भाई वाई लीगली डिमांड कर सकता है कार फ्रॉम एक्स एंड एक्स कैन आल्सो रिकवर द रीजनेबल प्राइस फ्रॉम द कार फ्रॉम द वाई. सामने वाले को प्राइस पे करना पड़ेगी और ये गाड़ी लेने की बात कर सकता है. क्लियर है? ये कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट है, स्टेट ब्रीफली द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. एसेंशियल एलिमेंट्स कितने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में? 6. तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैं तीसरी बार वापस लिख देता हूं आपके लिए, सेम एज क्वेश्चन 3. तो सर आपने रिपीट करके क्यों बताया? जिससे आपको इंपॉर्टेंट समझ में आए. अब ये क्वेश्चन कहाँ पूछ लिया गया? आरटीपी में. 2 बार स्कैनर हो गया, 1 बार आरटीपी हो गया. आगे बढ़ते हैं. क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ द गुड्स. दे आर ए, होलसेलर है कॉटन का, 100 बेल्स है उसके गोडाउन में, उसने एग्री करा है 50 बेल बेचने को और ये बेल सिलेक्ट करके सेट असाइड हो गई, सिलेक्ट करके सेट असाइड हो गई, सिलेक्ट करके सेट असाइड हो गई. जैसे ही सिलेक्ट हो गई ये गुड्स असर्टन बन जाएगा. यस और नो? सबसे पहले ए होलसेलर है कॉटन का, 100 बेल्स गोडाउन में. 100 बेल्स गोडाउन में मतलब ये एग्जिस्टिंग गुड हो गया. एग्जिस्टिंग होगा तो फिर चेक करेंगे स्पेसिफिक, असर्टन, अनअसर्टन. ये गुड्स यहां से एग्जिस्टिंग हो गया है, श्योर है. आगे बढ़ते हैं.
He agreed to sell 50 bills and these bills were selected and set aside on selection. जैसे ही गुड सेलेक्ट करोगे असर्टेन बन गया. इस केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ असर्टेन गुड्स हुआ है क्योंकि कॉटन बिल्स हम आइडेंटिफाई एग्री कर रहे हैं आफ्टर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने के बाद कर रहे हैं. अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते टाइम कर देते तो स्पेसिफिक हो जाता. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने के बाद अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एग्रीमेंट करते हो तो असर्टेन हो जाता है. दूसरा, he agreed to sell all the apples which will be produced, which will be, ये फ्यूचर गुड्स हो गए. चलिए सर, यहां पर टी ने एग्री करा है टू सेल एस द एप्पल्स व्हिच विल बी प्रोड्यूस्ड इन हिज गार्डन. इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स अमाउंटिंग टू एन एग्रीमेंट टू सेल. मूविंग फर्दर, चलिए, हाँ कुछ मिसप्रिंट है, प्लीज इसको कट कर लीजिएगा. मूविंग फर्दर, अर्चिका went to a jewelry shop and asked the shopkeeper to show gold bangles. अर्चिका एक ज्वेलरी शॉप पर गई और उनको बोला कि आप गोल्ड के बैंगल्स, गोल्ड की चूड़ियां आप मुझे शो करो विथ वाइट पॉलिश. इसने क्लियर कर दिया कि मुझे क्या चाहिए, गोल्ड के बैंगल्स प्लस उसके ऊपर क्या होना चाहिए, वाइट पॉलिश. The shopkeeper informed that he has gold bangles with lots of design but not with white polish. Rather if Archika select gold bangles in his shop, he will arrange white polish on the gold bangles without any extra cost. उसने बोला अभी जो बैंगल पड़े हैं उन बैंगल्स को देख के मैडम ऐसा लगता है कि बैंगल्स हमारे पास हैं बहुत सारे गोल्ड के पर व्हाइट पॉलिश नहीं है. अगर हाउएवर आप ऑर्डर करोगे तो हम व्हाइट पॉलिश वाले बैंगल्स आपके लिए रेडी कर देंगे विदाउट एक्स्ट्रा कॉस्ट. तो यहां तक क्लिक होता है कि फ्यूचर गुड की बात हो रही है. आगे बढ़ते हैं. अर्चिका ने सिलेक्ट करे सेट ऑफ डिजाइनर बैंगल्स. उसने कुछ बैंगल्स पसंद करे. अर्चिका मोहतरमा ने कुछ बैंगल्स पसंद करे और पे कर दिया. शॉपकीपर ने रिक्वेस्ट करा अर्चिका को कि आप 2 दिन बाद आ जाओ और इन बैंगल्स को व्हाइट पॉलिश करके हम तैयार रखेंगे, आप लेके चले जाना. यहां तक क्वेश्चन क्लियर. अभी तक हमको तो ऐसे ही लग रहा है कि गुड्स का, फ्यूचर गुड्स का ट्रांजैक्शन चल रहा है. ये आगे क्या हुआ देखते हैं. जब अर्चिका 2 दिन बाद गई डिलीवरी लेने बैंगल्स का, उसने नोटिस करा कि जो व्हाइट पॉलिशिंग है, द डिजाइन ऑफ बैंगल्स हैज बीन डिस्टर्ब. व्हाइट पॉलिश करने के साथ जो बैंगल्स का लुक था, डिजाइन था, वो डिस्टर्ब हो गया. अब वो चाहती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर दे और शॉपकीपर को बोल रही है पैसे वापस कर दो और शॉपकीपर ने मना कर दिया. केस समझ में आ गया. मैं फिर से एक बार क्वेश्चन समझा रहा हूँ. केस स्टडी को ऐसे इंटरप्रिटेट करना, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना. सबसे पहला, गोल्ड बैंगल्स व्हाइट पॉलिश के साथ अर्चिका को चाहिए थे. वो ज्वेलरी शॉप में गई. ज्वेलरी शॉप का जो वेंडर था, ओनर था, उसने बोला मैडम हमारे पास गोल्ड बैंगल तो है पर व्हाइट पॉलिश करे हुए नहीं है. हाउएवर आप कोई भी गोल्ड बैंगल सिलेक्ट करके दे दो, हम 2 दिन में इस पे व्हाइट पॉलिश करा के दे देंगे. उसने गोल्ड बैंगल सिलेक्ट करे, अर्चिका ने पे करे. शॉपकीपर ने व्हाइट पॉलिश करवा के 2 दिन के अंदर बैंगल्स रेडी करे. अर्चिका मैडम 2 दिन बाद शॉप में आई और आके बोला कि वो बैंगल्स दिखा दो जो आपने मेरे लिए रेडी करे. इसने दिखाए. अर्चिका ने बोला कि इसकी तो डिजाइन ही बदल गई, मैं इन गुड्स के लिए पे अब कर पाऊंगी. फ्यूचर गुड का क्वेश्चन क्लिक हो रहा है. फ्यूचर गुड में एग्रीमेंट टू सेल होता है. एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होती है सम किसी फ्यूचर डेट पर या फिर जो कंडीशन फुलफिल हो जाए तब. अब आपको रीजन देके बताना है क्या अर्चिका अपना अमाउंट रिकवर कर सकती है. दूसरा, क्या आपका आंसर फिर भी सेम रहेगा अगर शॉपकीपर बैंगल्स को रिपेयर करके, he can repair the bangles but he will charge extra cost for the same. शॉपकीपर बोलता है ठीक है हम रिपेयर कर देंगे, जैसी डिजाइन चाहिए वैसी दे देंगे पर हम आपसे पैसे लेंगे. ये सब तो सेकेंडरी पॉइंट है. पहले बेसिक लॉ क्लिक होना चाहिए. ये गुड्स क्वेश्चन है किसका. आओ सबसे पहले लॉ देखते हैं. फर्स्ट पैरा में लिखते हैं लॉ को यहां से यहां तक. As per section 4(3) of Sales of Goods Act, सेक्शन नंबर नहीं ध्यान है तो कोई जरूरी नहीं है. Where under a contract of sale the property in goods is transferred from seller to buyer, the contract is called sale. But where the transfer of property is to take place at some future date subjected to some condition, the contract is called agreement to sell. सेक्शन 4(4) बोलता है एग्रीमेंट टू सेल. सेल विकल्प है जब टाइम खत्म हो जाता है या फिर कंडीशन फुलफिल हो जाती है. तो आपने लॉ के बारे में बता दिया कि भाई हम लॉ के बारे में ये समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में या तो ओनरशिप अभी ट्रांसफर होगी या फिर ओनरशिप किसी फ्यूचर डेट पर ट्रांसफर होगी. ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजंस और जो फैक्ट्स दिए हैं हम क्वेश्चन समझाना चालू हुए. It can be said that there is an agreement to sell between Archika and shopkeeper. Even the payment was made by Archika. The property in the goods is transferred only after the fulfillment of condition fixed between buyer and the seller. As white polish was done but original design disturbed, bangles are not in the original position. Archika के पास right है contract को
छोड़ने का, क्योंकि फ्यूचर गुड्स के केस में ओनरशिप ट्रांसफर होती है तब जब कंडीशन फुलफिल हो जाए। तो भाई व्हाइट पॉलिश करके आपने लुक ही बिगाड़ दिया तो मेरे लिए काम के बचे क्या? बिल्कुल नहीं बचे। मैं ले पाऊंगा क्या? बिल्कुल नहीं ले पाऊंगा। दूसरा केस, ऑन द अदर हैंड, यानी सेकंड केस, अगर शॉपकीपर बोल रहा है कि बैंगल्स को मैं ओरिजिनल पोजीशन में ले आऊंगा पर कुछ चार्जेस लगेंगे, इवन ही हैज टू बेयर सम एक्सपेंस फॉर रिपेयर, ही कैन नॉट चार्ज इट फ्रॉम अर्चिका। मॉड्यूल ऐसा बोलता है कि उसको अर्चिका से पैसे लेने का कोई हक नहीं है, क्योंकि गलती उसकी है तो वो बेयर करेगा। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये भावनाओं में बह के आंसर हुआ है, क्योंकि आप एक बात समझो, ये चीज लॉ ने बताई क्या कि आप एक्स्ट्रा कॉस्ट ले सकते हो नहीं? ये तो एक लेमैन की अंडरस्टैंडिंग से आपको समझना पड़ेगा कि आप एक्स्ट्रा कॉस्ट ले सकते हो या नहीं। मार्केट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके आरटीपी का। X contracted to sell his car. They do not discuss about the price. X later refused to sell his car on the ground that agreement was being void, क्योंकि उसमें प्राइस नहीं थी। क्या Y डिमांड कर सकता है? अभी डिस्कस किया ये क्वेश्चन, सेम टू सेम, नाम भी चेंज नहीं था। कौन सा क्वेश्चन था ये X और Y वाला? क्वेश्चन नंबर 7। ओहो सर, मतलब क्वेश्चन ऐसे रिपीट हो रहे हैं बिल्कुल बिना नाम चेंज के? बिल्कुल, मैं आपके लिए लिख देता हूं यहाँ पर, सेम एज क्वेश्चन 7। सेम बोले तो सर बिल्कुल नाम भी चेंज नहीं है। अब फिर से पूछ लिया गया, कहां पर? आरटीपी में। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। हमसे गुड्स की डेफिनेशन पूछ रहे हैं हमसे सर, हमको बाय हार्ट लर्न है। गुड्स मतलब every kind of movable property other than actionable claims and money, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, goods include stock, shares, growing crops and things attaching forming part of land which are agreed to be served up before the contract of sale। चौथा पॉइंट, goods include both tangible and intangible like goodwill, patent, copyright। खत्म बात, क्लियर है, सिंपल सॉर्टेड है। चलो सर बढ़ते हैं आगे। 13, what is meant by delivery and what are the modes of delivery? डिलीवरी का मतलब होता है सर जब हम वॉलंटरी ट्रांसफर करते हैं पोजीशन। Whenever the possession gets voluntary transfer, उसको डिलीवरी मानते हैं। डिलीवरी करने के मोड्स क्या है? एक्चुअल, सिंबलिक और कॉन्स्ट्रक्टिव। अभी पढ़ा था। एक्चुअल मतलब जब गुड्स फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ये यहाँ पर फिजिकल पोजीशन ले लेता है और बायर ने ऑथोराइज कर दिया उसको पोजीशन लेने के लिए। कॉन्स्ट्रक्टिव में जब उसकी कस्टडी या एक्चुअल पोजीशन चेंज हुए, डिलीवरी ऑफ अटॉर्नमेंट डिलीवर कर दोगे तो कॉन्स्ट्रक्टिव डिलीवरी हो जाती है। कॉन्स्ट्रक्टिव डिलीवरी में पर्सन हु होल्ड्स द गुड्स एक्नॉलेजेस टू बायर दैट नाउ ही होल्ड गुड्स ऑन बायर्स बिहाफ। शर्मा जी के पास मेरे गुड्स पड़े थे, 100 kg लीची मैंने आपको बेची थी, आपने बोला मेरे को भी शर्मा जी के पास ही रखना है आगे, तो मैंने बोला लीची उनके पास ही रहने दो, आप और मैं एक एग्रीमेंट करते हैं, मैं आपको लीची की ओनरशिप ट्रांसफर कर देता हूं। और शर्मा जी से आपने डिलीवरी ऑफ एक्नॉलेजमेंट एक्नॉलेजमेंट ले लिया, जिसमें शर्मा जी ने बोला कि साहब मैं अब आपके नाम पर गुड्स रख रहा हूं, ना कि अंशुल सर के नाम पर गुड्स रख रहा हूं। मूविंग फर्दर, सिंबलिक डिलीवरी एक ऐसी डिलीवरी होती है जहां पर हम कुछ ट्रांसफर कर देते हैं जिससे आपको सिंबल मिल जाए डिलीवरी लेने का, लाइक बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे रिसीट, डिलीवरी ऑर्डर, की ऑफ वेयर हाउस। ऐसी कोई भी चीज मैंने आपको डिलीवर कर दी है। डिफरेंशिएट बिटवीन असर्टेन एंड अनअसर्टेन गुड्स। असर्टेन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आइडेंटिफाई एग्री होते हैं अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये कहीं भी डिफाइन नहीं, जुडिशियली इंटरप्रिटेड हुआ है। और अनसर्टेन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई असर्टेन हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। आपने अभी के अभी ऑर्डर करा, जैसे आपने अमेजोन से ऑनलाइन एक फोन ऑर्डर करा, आपको इमीडिएटली IMEI नंबर आ गया फोन का कि फोन आपके लिए अलग है, स्पेसिफिक गुड। आपने रात में 2 बजे ऑर्डर करा, अमेजोन का ऑफिस बंद था, उसने सुबह आपका ऑर्डर देखा और ऑर्डर देखने के हिसाब से 2 घंटे बाद आपको एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने के बाद आपको एक IMEI नंबर मैसेज करा कि सर मैंने आपके लिए गुड्स अलग कर दिए, ये हो गए आपके असर्टेन गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अलग करना। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल अभी हम लोग डिस्कस करके आए थे नोट्स में, जस्ट डिस्कस किया है अपन ने। सेम इन नोट्स 2 बार दिए मैंने नोट्स में, जिससे आप इसको स्किप ना करो। ओहो, सेल एंड हायर परचेज अभी डिस्कस करा क्या? कुछ भी फर्क है क्या? नहीं सर। कितनी बार पूछा है? नवंबर 95, नवंबर 97, नवंबर 1999, 3 बार पूछ चुका है भाई ये अपना। ये भी 3 बार हो गया है, मई 2009, नवंबर 1999, मई 1998। 3 बार ये डिफरेंस पूछ लिया, 3 बार ये डिफरेंस पूछ लिया। चलिए सर एक्सप्लेन करो फ्यूचर गुड्स और कंटिंजेंट गुड्स को। फ्यूचर गुड्स वो गुड्स जो मैन्युफैक्चर करने हैं, प्रोड्यूस करने हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स एक एग्रीमेंट होता है, या एक्चुअल सेल नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, जो हमारे पास नहीं हम आपको कैसे ट्रांसफर करें।
कंटेंजेंट गुड वो कंटेंजेंट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका एक्विजिशन डिपेंड करेगा सेलर के जो कंटेंजेंसी के ऊपर। कंटेंजेंट गुड्स एक एग्रीमेंट टू सेल होता है और ये सेल नहीं होता है। इन अदर वर्ड्स लाइक फ्यूचर गुड्स इन केस ऑफ कंटेंजेंट गुड्स ये टेम्पररी होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद मैं आपके लिए गुड्स एक्वायर करूंगा या नहीं करूंगा डिपेंड करेगा कोई कंटेंजेंसी के ऊपर। वो कंटेंजेंसी अगर एक्सरसाइज हो गई तो मैं गुड्स आपके लिए एक्वायर करूंगा, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड कंटिंजेंट गुड। एग्जिस्टिंग गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एग्जिस्टेंस में होते हैं जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते हैं तब, चाहे ओन करें, पजेस करें, एक्वायर करें, कुछ भी करें। कंटिंजेंट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका एक्विजिशन डिपेंड करता है किसी अनसर्टेन कंटिंजेंसी के ऊपर। कंटिंजेंट गुड्स को हम लोग एग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं एंड नॉट अ सेल, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ पासिंग प्रॉपर्टी कंसर्न रहती है। सेल और बेलमेंट सेम एज नोट्स, अभी डिस्कस कराए। कब पूछा? ये एक ही बार पूछा है, मई 1995 में। चलिए सर, तो दिस वाज द एंटायर क्वेश्चन बैंक ऑन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू टू हैव एन एक्सीलेंट ग्रिप ऑन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। पहली चीज, कैसे प्रिपेयर करोगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लेके बैठो। इफ यू हैव माय नोट्स वेल एंड गुड, इफ यू डोंट हैव माय नोट्स पिक इंस्टीट्यूट्स मॉड्यूल। पूरा का पूरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट 1 रिवाइज कर लो। अगर आप मेरे नोट से करोगे मैक्सिमम 40 मिनट्स, मॉड्यूल से करोगे 1-1.25 घंटा 1.5 घंटा मैक्स साइट पर लगेगा। पूरा का पूरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक क्यूमुलेटिव रिवीजन करते जाना, कुछ भी मत छोड़ना। पहले 2 पेज याद करें, पूरे अच्छे से रिवाइज करें, फिर 3 और याद करें, फर्स्ट से 5th तक रिवाइज करें, फिर 4 पेज और रिकॉल करें, फर्स्ट से 9 तक करें, फिर 9 to 13 रिवाइज करें, फर्स्ट टू 13 रिकॉल करें। ऐसे करके पूरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट रिवाइज करना। फिर क्वेश्चन बैंक 10 मिनट का काम है, क्योंकि हर चीज यहाँ पर छपी हुई है। 16 पेज की क्वेश्चन बैंक के मात्र, उसमें भी 5 पेज के तो डिफरेंस बिटवीन है जो आप ऑलरेडी नोट से पढ़ के आए हो। तो 11 पेज की क्वेश्चन बैंक करने में आपको हार्डली 15 मिनट लगेंगे। आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आप बोलोगे 6 पॉइंट तो मुझे याद है, आप बोलोगे गुड्स की डेफिनेशन तो मुझे याद है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, बस उनको कर लेना। अब जितने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है प्लीज लिख के करना। जितनी केस स्टडी दिख रही है, पहले प्रोविजन लिखा, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस लिखा, फिर कंक्लूजन लिखा, 3 पैरा में क्वेश्चन कंप्लीट करा। जितने डिफरेंस बिटवीन है उनको लिख के करना। ट्रस्ट मी, डिफरेंस बिटवीन ऐसा होता है जो अभी पढ़ोगे तो याद रहेंगे पर ज्यादा भूलोगे। तो डिफरेंस बिटवीन लिख के प्रैक्टिस करना। इसके बाद आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में से कोई कुछ भी पूछ ले, 1 मार्क भी नहीं कट सकता है। इस चीज की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, ठीक है। सिमिलरली हम लोग सारे यूनिट्स कवर अप करेंगे। प्लीज आज का यूनिट आज ही खत्म कर देना, कल तक कैरी मत करना। आज खत्म, सोगा यूनिट 1 आज मैंने खत्म करा, आज आपका खत्म। कल यूनिट 2 कर रहा हूं एग्जांपल के लिए। जैसे ही मेरा खत्म हो रहा है या बाद में लेक्चर देखते हैं, जिस दिन आप लेक्चर देखते हैं उसी दिन रिवाइज करो, क्वेश्चन बैंक करो, रख दो। ट्रस्ट मी, अगले 10-12 दिनों में लॉ आपकी ग्रिप में एक्सीलेंटली हो जाएगी। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो ऑन द टाइम। बाय बाय, टेक केयर।